होमी, स्वागत है तुम सभी का एक ऐसी सीरीज में जो कि इतनी ज्यादा स्कैमी है कि मैंने भी तुम्हारे साथ स्कैम करने का सोचा था, बट किया नहीं, बल्कि तुम ही लोगों ने उल्टा मेरे साथ कर दिया। लास्ट पार्ट पर व्यूज ही नहीं आए और तो बेन 10 पे भी नहीं आए। खैर बेन 10 का तो छोड़ो, वो तो अलग सीरीज हो गई, बट इस सीरीज पे तो आना चाहिए था ना, इस पर भी नहीं आया। मुझे खुद पर डाउट हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर मुझसे कहाँ पर गलती हो रही है कि व्यूज नहीं आ रहे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जो कैटेगरी है जो कि फिल्म एंड एनिमेशन पे करके रखी है, मैं उसको एंटरटेनमेंट पे कर दूं। एक बार ट्राई करके देखते, हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट मिल जाए। बाकी तुम लोग भी बताते रहना मुझे कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ जो मुझे व्यूज नहीं मिल रहे। और हाँ, वीडियो के एंड में मुझे तुमसे रियलिटी क्विज और एक दो मानवा से रिलेटेड बात करना है, बिकॉज कई दिनों से कमेंट आ रहे हैं इनको लेकर, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और हाँ, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये गुड न्यूज है कि नल्ले ने फाइनली इस्तीफा दे दिया है। फाइनली सबकी मेहनत रंग लाई। खैर तो ये जो बात है वो तो होती रहेंगी, अभी के लिए जरा हम ये वाली मानवा स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था वो तुम्हें लास्ट पार्ट देख कर ही पता चलेगा, मैं रिकैप नहीं देने वाला। बस इतना बताऊंगा कि लास्ट पार्ट में जो अपने मास्टर गो थे, उन्होंने अपने टाइजन को स्पेशल 8 ईयर एग्जाम के लिए नॉमिनेट कर दिया था, जिसमें काफी ज्यादा रिस्क है। और ये खबर रशिया तक पहुंच गई थी, जहां पर हम इन दोनों से मिले थे और इन दोनों की ना थोड़ा पर्सनल दुश्मनी है अपने मास्टर गो से। इसीलिए ये लोग 8 ईयर के एग्जाम में कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं ताकि मास्टर गो को बदनाम कर सके। एनीवेज यहाँ से अभी हम आते टाइजन के लग्जरी अपार्टमेंट में, जो कि उसको मास्टर सीओ की हेल्प से मिला था। एंड यहाँ पर टाइजन मस्त आराम से फ्राइड चिकन एंजॉय कर रहा होता है अपनी न्यूज देखते हुए। और तो सारा देखना जरा ये कैसे खा रहा है, कोई तरीका है खाने का। एनीवेज अभी एडी उसको समझा रही होती कि भाई तुझे ऐसे रिलैक्स नहीं करना चाहिए, बिकॉज मास्टर गो ने बोल रखा है कि कुछ ग्रुप से जो तेरे लिए आ सकते हैं। अगर ये बात सच है तो तुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो तुझे उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और तो कुछ महीने बाद तेरा स्पेशल 8 ईयर का एग्जाम भी है, तो उनका टाइजन मिला करे चिल मार यार एडी। मुझे पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मैंने बखेड़ा खड़ा करा था उसके बाद तो लोगों को मेरे पीछे आना नहीं है, बट मुझे नहीं मालूम वो लोग कौन है और कहाँ से आने वाले, तो भला मैं उनसे कैसे फाइट करूंगा। इसलिए ये सारी बातें हम बाद में सोचेंगे, अभी के लिए जरा रेस्ट करने पे ध्यान देते हैं, बिकॉज वो जो अर्जेंट को इसका रहा था उसकी वजह से मैं काफी थक भी गया। इसलिए मैं तो बस फुल एंजॉय करने वालों के ड्रामा देखते हुए। बट क्या तुम्हें लगता है कि सिस्टम इसको तेल दिया आराम करने देगा? ना, अभी ये साला मस्त आराम करने की फिराक में होता है कि तभी पता नहीं कैसे, बट वो होराइजन कम्युनिकेशन अपने आप पॉपअप हो जाता है, वो भी डाउनग्रेड के साथ। तो देखकर टाइजन को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये हुआ क्या है। तभी एडी उसे बता दी पता नहीं कैसे, बट होराइजन कम्युनिकेशन अपने आप डाउनग्रेड पर चला गया है। एंड ये चीज एडी को भी समझ में नहीं आ रही होती कि आखिर ये हुआ कैसे। टाइजन को ज्यादा हैरान नहीं है ये देखकर, बिकॉज जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ है वो आजकल सारी चीजें खुद ही से करे जा रहा है। इसलिए टाइजन सोच रहा होता है कि इसको डाउनग्रेड करने के पीछे भी उसका कोई मोटिव है। इसलिए फिर वो एडी से पूछता है कि आखिर होराइजन कम्युनिकेशन करता क्या है। एडी उसे बता दी वैसे तो पर्सनल मार्केट का एडवांस वर्जन है, बट यूजर्स के बिहेवियर को देखते हुए बताऊं तो बहुत ही घटिया है ये। well, उसने ऐसा क्यों बोला वो तुम्हें पता चलेगा। अभी के लिए एडी उसे बताती है कि असल में सोशल नेटवर्किंग फोरम है, जहाँ पर तुम अलग अलग डायमेंशन के लोगों से बात कर सकते हो। जब उनका टाइजन थोड़ा क्यूरियस होता है और वो चेक करता है कि आखिर इसके अंदर है क्या। एंड वहाँ पर उसको कुछ पोस्ट दिखते हैं जो कि नोट गोना लाइक बहुत ही वेयर्ड है। लाइक एक ने पोस्ट करा है कि चावलों के साथ कौन से मॉन्स्टर का मीट ज्यादा बेस्ट रहेगा, दूसरे ने यूनिकॉर्न की पिक सेंड करी है, तीसरे ने मार्शल आर्ट वर्सेस मैजिक का ब्रेकडाउन रखा है। मे बी मार्शल आर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है मैजिक के आगे, गेम्स में तो ऐसे ही होता है, मैजिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मार्शल आर्ट से। एंड चौथे ने लिखा कि मैंने एक बटरफ्लायर को बोला कि मुझे तुम पसंद हो, देन गेस व्हाट कि उसने क्या कहा होगा, सुनकर आंसू आ जाएंगे। व्हाट द हेल भाई, ये कैसा पोस्ट है भाई। पांचवें ने लिखा है कि इस वर्जन के अंदर ट्रोल करना बंद कर दिया गया है। एंड छठवें ने अपने बॉस के साथ हुई हाथापाई के पिक्स अपलोड कर दिए। ये चीज मैं जरूर देखना चाहूंगा। एनीवेज तो इस तरीके के पोस्ट है जो देखकर टाइजन का भी दिमाग खराब हो जाता है कि भाई व्हाट द हेल ये कैसे पोस्ट है। एनीवेज बोला तो ना बेकार है ये जगह। एनीवेज आगे टाइजन चेक करता है कि जितने ही पोस्ट है वो सब के सब बहुत पुराने, एंड एक भी न्यू पोस्ट यहाँ पर है ही नहीं, जो देखकर वो समझ जाता है कि भाई ये ऐप तो डेड हो चुकी है। देन एडी उसे बताती है कि जब उसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन भी नहीं करी थी ना, उससे पहले ही इसके सर्वर डाउन हो गए थे। इसलिए टाइजन का और दिमाग खराब होने लगता है कि उसको एक ऐसी चीज रिवार्ड में मिल गई जिसका कोई काम ही नहीं है। बट तभी कोई वहाँ पर एक नया पोस्ट अपलोड करता है जो देखकर टाइजन एडी दोनों ही शो। एंड सामने वाले ने लिखा है कि एनीवन्स देयर डे 3956 होपिंग फॉर अ रिप्लाई, एंड सेंडर का नाम है स्काई बैंडिट। मतलब कोई 10 साल से रिप्लाई का वेट कर रहा है भाई, हद हो रही है। और तो ये चीज देखकर एडी का कुछ ज्यादा मुंह फट रहा होता है। इसलिए टाइजन भाई तुझे इतना शॉक क्यों लग रहा है। एडी उसे बताती है बिकॉज ये इम्पॉसिबल है कि कोई पोस्ट करे, लाइक तू कर सकता है बिकॉज तू एक यूनिक केस है, क्योंकि जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ है वो एक इर्रेगुलर स्किल है। इर्रेगुलर का मतलब तो मुझे भी ठीक से नहीं मालूम। लाइक इर्रेगुलर जहां तक मुझे याद है कि भारी चीज को बोलते हैं। लाइक मैं अगर किसी दूसरी सिटी में जाता हूँ तो मैं वहाँ पर कहलाऊंगा इर्रेगुलर, बट वहाँ के लोग वो कहलाएंगे रेगुलर। आई होप कि मैंने सही बोला हो, बाकी तुम लोग मुझे कमेंट में सही कर देना। एनीवेज अभी एडी उसको बताती है कि तेरी इर्रेगुलर स्किल की वजह से तू उसको एक्सेस कर सकता है, बट रेगुलर वो लोग चाहकर भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। जैसे उनका टाइजन आस्क कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि उस बंदे के पास भी एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो, बट एडी उसे मना कर देती। टाइजन एक इकलौता बंदा है जिसके पास ऑफिशियल एक्सप्लोसिव ग्रोथ है, बाकी किसी के भी पास एक्सप्लोसिव ग्रोथ जैसी कोई स्किल एग्जिस्ट नहीं करती। जो उनका टाइजन को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये चल क्या रही है, इसलिए फिर वो उसको टाइप कर पूछने का ट्राई करता है। टाइप करने के अगले मोमेंट ही स्काई बैंडिट उसको फेस चैट के लिए बोल देता है, जिससे उनका टाइजन को काफी गुस्सा आया था, बिकॉज उसको लग रहा होता
होता है कि ये बंदा शायद से उसको डुअल के लिए चैलेंज करने का ट्राई कर रहा है, बट एडी उसको रोकती है कि ये डेंजरस हो सकता है। देन वो उसको समझाती है कि जो पर्सनल मार्केट है वो एक अलग ही सिमुलेट स्पेस है जिसके अंदर यूजर्स टेलीपोर्ट होकर वहां पर जा सकते हैं आइटम्स को ट्रेड करने के लिए। बट फेस चैट ये एक अलग चीज है, यहाँ पर सामने वाला टेलीपोर्ट होकर उस बंदे के पास जा सकता है जिसने फेस चैट के लिए मैसेज करा, भले ही फिर वो किसी भी डायमेंशन में क्यों ना हो। और तो इसके अंदर लोग एक दूसरे से डुअल तक कर देते हैं जिसके अंदर लोगों की जान तक चली जाती है। वहीं कुछ लोग वो इसको अपने इलीगल कामों के लिए यूज करते हैं एंड कुछ लोग लोगों को फेस चैट करके उनको लूट लेते हैं। जैसे उनका टाइजन को भी थोड़ा टेंशन होने लगती है कि भाई अगर ऐसी बात है तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसको भी अपने पास बुलाकर लूट ले। बट फिर उसके दिमाग में आती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई उसको डुअल के लिए फेस चैट कर रहा हो, इसलिए फिर वो एडी के लाख मना करने के बाद भी उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है कि बेटा कुछ भी हो मैं ना हारने वाला। वो एडी वो चिल्ला रही होती है साले मेरे लाख मना करने के बाद भी तो क्यों नहीं सुनता। अरे कोई दिक्कत नहीं, अगर वो मुझसे डुअल करने के लिए आएगा ना मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा वहीं की वहीं। देन वो टेलीपोर्ट हो जाते दूसरे डायमेंशन पे जो कि कुछ फेरी टेल टाइप का दिख रही है एंड सामने एक बंदा बैठा है जो कि कुछ समुराई टाइप का दिख रहा है। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये जो बंदा है इसके बहुत गंदे मजे लेने वाला है अपना लोंडा। अभी के लिए टाइजन और एडी जैसे वहां पर पहुंचते दोनों ही सोच रहे होते भाई जगह तो बड़ी मजेदार है, बट वहां पर उनको स्काई बैंडिट नहीं दिख रहा होता है। लेकिन तभी दूर से वही समुराई जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो आकर टाइजन पे पता नहीं अचानक से अटैक कर देता है एंड टाइजन वो उससे बाल बाल बचता है। साथ ही वो समझ जाता है कि जरूर यही होगा स्काई बैंडिट, इसलिए ही डिसाइड कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है आज मैं तुझे बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोलते ही वो अपना फायरवॉल ऑफ एवराइज क्रिएट करता एंड ये बनाते हुए तुम जरा इसकी शक्ल तो देखो भाई, लिटरली लोएट के बाद यही बंदा होने वाला है जो अजीब अजीब शक्लें बनाने के लिए जाना जाएगा। खैर तो इसको मारने के लिए अपना लोंडा एक बहुत ही बड़ी फायरवॉल क्रिएट करता है, बट वो बंदा उसके फायरवॉल को अपने एक ही अटैक के अंदर काट के रख देता है, जो देखकर टाइजन को भी यकीन नहीं आ रहा होता कि भाई ये क्या हो गया। भाई वो बंदा ये करने के बाद टाइजन का जो चिकन लॉलीपॉप उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ रहा होता है उसको कुत्ते की तरह कैच करता है और खाना शुरू कर देता है, जो देखकर टाइजन और एडी दोनों शॉक्ड कि भाई ये क्या है। भाई वो बंदा वो जैसे फ्राइड चिकन खाता उसको उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है, इसलिए फिर वो टाइजन से पूछता है कि भाई ये जो डिलीशियस चीज है इसका नाम क्या है। एंड टाइजन उसको बताता है वो फ्राइड चिकन कहते हैं हम उसको। एंड ऑफ कोर्स इसने अपनी लाइफ में ऐसी चीज पहली बार देखी है, इसलिए जो उसका टेस्ट है वो भी उसको बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन लग रहा होता है, जिससे उनका टाइजन भी खुश होता है, बट उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या ये भिखारी है। और तो हमें टाइजन के थ्रू ये भी पता चलता है कि ये मास्टर गोस है, 7 साल बड़ा है। क्या मतलब ये बंदा इमोर्टल है। खैर जो भी है अभी के लिए ये अपने लोंडे से माफी मांगता है कि मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, इस चक्कर में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा और मैंने अटैक कर दिया तेरे ऊपर। टाइजन से अरे कोई दिक्कत नहीं। देन ही आस्क कि भाई क्या ये तेरे पास और मिलेंगे, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। टाइजन से बोलता है कि हाँ मेरे पास है, घर पर रखे हुए हैं, अगर तू कहे तो मैं लेकर आ जाऊँ। जिसके बाद उसको बुरा तो लग रहा होता है टाइजन से मांगते हुए, बट क्योंकि पापी पेट का सवाल है तो क्या ही कर सकते हैं। और तो वैसे भी बेचारे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। एंड ये बात सुनकर बेचारी एडी की आंखों में तक आंसू आ जाते हैं। फिर क्या ये दोनों वापस जाते हैं और वहाँ से बहुत सारे फ्राइड चिकन लेकर आ जाते हैं। एंड तुम जरा एडी का फेस देखना भाई क्यूट तो लग रही है। एनीवेज टाइजन उसको फ्राइड चिकन देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिसके बाद वो भी झपट्टा मारने जाता है, बट टाइजन अपने हाथ पीछे कर लेता है कि ना ऐसे नहीं। वो फिर मांगने जाता है बट टाइजन फिर पीछे कर लेता है कि ना ऐसे नहीं, मुझे माफ कर देना, बट इसके बदले में तुझे भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। ये बोलते हो तुम इसका फेस देखना भाई लिटरली लोएट के वास्ते कई नंबर पर यही आ रहा है। एनीवेज आगे ये उससे बोलता है वो क्या है ना फ्राइड चिकन दिन पर दिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, इसीलिए मुझे भी तो कुछ चाहिए। जो सुनते ही भाई मुझे पता था, ये चीज मैंने पहले ही सीख ली थी कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, इसलिए फिर वो उसे अपने पास से एक पत्थर निकाल कर देते हुए बोलता है कि ये एक एबिसल फ्रोस्ट आयरन है एंड ये हमारे यहाँ का ट्रेजर है, तो हुआ ना वैल्यूबल, मुझे यकीन है कि इसके बदले में मुझे एक पीस तो मिल ही जाएगा। बट टाइजन वो उसे मना कर देता है कि तुझे लगता है कि ये घटिया सा पत्थर द ग्लोरियस टेस्ट ऑफ क्रिस्प ऑलमाइटी का मैच कर सकता है? तुझे पता भी है कि हमारे यहाँ फ्राइड चिकन एज अ गॉड सर्व करा जाता है, प्रे की जाती है उसके सामने, जिसका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, जानता भी है तू। जसन का भी लाइक भाई अगर ऐसी बात है तो मैं विश करता हूँ कि एटलीस्ट मुझे उसकी थोड़ी सी खुशबू सूंघने को ही मिल जाए। ऑलमाइटी क्रिस्प प्लीज मुझे एक बाइट दे दो। बट टाइजन वो उसे नहीं देता है, जिसके बाद वो अपने घुटनों पर आकर टाइजन के सामने रोना शुरू कर देता है कि भाई मुझे से भिखारी के पास पत्थर के अलावा और कुछ भी नहीं, भला मेरे जैसा भिखारी आखिर क्या कर सकता है उसकी क्रिस्पी होलीनेस को खाने के लिए। जब उनका टाइजन से एक चीज है जो तू कर सकता है मेरे लिए, और वो ये है कि मुझे वो अपनी गोल्डली रिवर ब्रेकर टेक्निक सिखा दे। जो सुनकर वो भी शॉक्ड कि भाई तुझे कैसे मालूम मेरे मूव के बारे में। वेल कैसे मालूम, आइटम स्कैनर की वजह से, साथ ही इसकी पूरी डिटेल भी निकाल ली है कि इसका नाम बियोंग है, आई थिंक बायोंग लिखा है ये। खैर जो भी इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो डी टियर के हंटर से भी बकवास है, लाइक स्ट्रेंथ
15, एजिलिटी 16, मैजिक 13, स्टेमिना 10, एक्सपी 15। बट जो इसकी गोल्डली रिवर ब्रेक टेक्निक है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। टाइजन बोल रहा होता है कि ये EX टियर से भी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए ही डिसाइड कि अगर वो इसको कैसे भी करके सीख लेता है तो आगे चलकर ये उसके बहुत काम आने वाली है। तभी बियोंग उससे बोलता है तो तू भी हिवेली आउटर गेट को देख सकता है। वो स्टेटस विंडो की बात कर रहा है, उनके यहाँ उसे हिवेली आउटर गेट बोलते हैं। टाइजन उसे बताता है कि हाँ वो भी उसको देख सकता है, बट तभी बियोंग उसे बोलता है कि वो फ्राइड चिकन के बदले में भी उसको गोल्डली रिवर ब्रेकर टेक्निक नहीं सिखा सकता है, उसके पास बस यही मेटल का पत्थर है देने के लिए और कुछ नहीं। टाइजन आस्क और भला तू क्यों नहीं सिखा सकता मुझे? ही सेज बिकॉज़ वो टेक्निक बेकार है, बिल्कुल बेकार, कुछ काम की नहीं है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? टाइजन सेज बिल्कुल मैं समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया कि अब ये सारे के सारे क्रिस्पी और यम्मी डिलीशियस फ्राइड चिकन मुझे अकेले को खाना पड़ेंगे। जो सुनते ही बेचारे के पैरों तले जमीन खिसक जाती कि भाई एक सेकंड रो। टाइजन जो हरकतें करता है भाई लिटरली वो उसको दिखा कर चिड़ा कर खाना शुरू कर देता है कि देख कितना यम्मी है ना, यम्मी, इसको ऐसे खाते हैं। और हाँ एक बात तो मैं तुझे बताने ही भूल गया कि अगर इसे हनी और गार्लिक सॉस के साथ खाओ, आए हाय हाय, ऐसा लगेगा कि तुम जन्नत में आ गए हो। देख मैं अभी वही टेस्ट करने जा रहा हूँ। जो देखकर बियोंग भी लाइक भाई रुक जा भाई, प्लीज रुक जा मेरी बात सुन। बट ना टाइजन नहीं रुकता, वो उसके सामने खा जाता कि अरे आए हाय हाय, ओहो भाई क्या ही मजा आ रहा है। ये हरकतें करते हुए साला ऐसे मेहनत बना रहा होता है। ये एडी भी लाइक भाई ये बंदा ट्रू डेविल है भाई। बियोंग उस बेचारे को मुंह पानी आ जा रहा है कि भाई थोड़ा सा टेस्ट करा दे, और अगर चिकन नहीं तो कम से कम वो सॉस ही मुझे टेस्ट करा दे, बस थोड़ा सा टेस्ट करा दे, जबान पे ही रख दे, उससे काम हो जाएगा मेरा। बट टाइजन ना, वो चिकन खाने के बाद फिर वो एक बियर की बोतल निकाल लेता है और वो भी उसको दिखाते हुए ही पीना है। फ्राइड चिकन के साथ बियर की बोतल, आए हाय हाय, और क्या ही चाहिए। और तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ कि ये चीज देखकर मुझे इतनी ज्यादा हंसी आ रही है, मैं क्या बताऊं। नीचे डिस्क्लेमर भी दिया है कि बियर पीने से लीवर, लंग्स ये सब खराब हो जाते हैं, कैंसर भी होता है, साथ ही मेंटल फिजिकल हेल्थ भी खराब हो जाती है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। और तुम्हें समझ में नहीं आता आखिर लोग क्यों ही करते हैं यार ये सब। तो इसके बाद तो टाइजन उसको दिखा कर पागलों की तरह खाना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसकी भी लिमिट क्रॉस हो जाती है। फाइनली बोल ही देता भाई रुक जा, मैं सिखाने को तैयार हूँ, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, तुझे जो चाहिए बस बोल, मैं सब देने को तैयार हूँ, तुझे जो चाहिए बस बता मुझे, बस मुझे एक पीस खाने को देते, बस एक पीस। जो सुनते ही टाइजन एक डीवियस स्माइल देते हुए बोलता है तो बता ये प्रॉमिस है? ही भी लिखा भाई प्रॉमिस सच है, पक्का वाला प्रॉमिस है। ठीक है मुझे जरा थोड़े से क्रिस्पी चिकन ऑर्डर करने दे। व्हाट क्रिस्पी चिकन ऑर्डर करने थे भाई? तू उसको कॉल कैसे करेगा, तू दूसरे डायमेंशन के अंदर है। पता नहीं भाई, मे भी हो सकता है कि सिस्टम ने उसको नेटवर्क प्रोवाइड कर दिया। एनीवे इसके बाद टाइजन है ना उसको बहुत ज्यादा ही लपक कर खिलाता है, सामने वाले का पेट और दिल दोनों खुश। देन भारी आती है बियर की बोतल की और ये भी टाइजन की तरह ही फेस बनाता है। भाई क्या कहा, इसकी भी डबिंग करो? एक सेकंड तूने बिल्कुल सही बात बोली थी भाई, मजा ही आ गया। खैर तो इसके बाद टाइजन उसको थोड़ा लालच देता है कि अगर बियोंग उसको सिखाएगा तो वो डेली की डेली उसको कुछ नया खिलाएगा। एंड हमारी दुनिया में क्रिस्पी चिकन से भी ज्यादा बेटर चीजें आएंगी, इतनी बेटर कि तू जब खाएगा ना तू चाटता रह जाएगा। सुनकर बियोंग के मुंह में और पानी आना शुरू हो जाता है। और तो क्योंकि उसने वादा किया इसलिए वो करने नहीं वाला। बट टाइजन को टेक्निक सिखाने से पहले वो टाइजन से एक क्वेश्चन करता है कि आखिर टाइजन इस टेक्निक को क्यों सीखना चाहता है, लाइक क्या कोई रीजन है इसके पीछे। जैसे उनका टाइजन डिसाइड करता है कि भाई इसको सब कुछ सच ही बता देते हैं, भला इससे क्या ही छुपाऊंगा मैं। एंड वो उसे बता देता है कि उसके पास भी एक हेवेनली इंटरफेस है, आई मीन स्टेटस विंडो, बट वो बाकियों की तरह नहीं है, वो एडवांस है। एंड टाइजन उसका एडिशनल डाटा एक्सेस कर सकता है। एंड इस टाइम पर डाटा बता रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरे स्टेट्स इतने कम हो। एंड उस डाटा ने ही मुझे बताया है कि तेरे पास गोल्डली रिवर टेक्निक है। और अभी हमें सिस्टम ने इसकी एक नई चीज बताई है कि ये जो मार्शल आर्ट टेक्निक है यानी गोल्डली रिवर ब्रेकर टेक्निक, ये बियोंग ने ही बनाई है अपने फेट को चेंज करने के लिए, आई मीन किस्मत को बदलने के लिए। एंड इसकी बाकी की डिटेल अनअवेलेबल है। बट ये सब छोड़ो, अभी स्टेटस विंडो का एक और ऑप्शन खुलता है जिसके अंदर एक्सप्लोसिव ग्रोथ बोल रहा है कि अगर टाइजन रिवर ब्रेकर टेक्निक को सीख लेता है तो एक्सप्लोसिव ग्रोथ का एक नया क्वेश्चन लॉक हो जाएगा। भाई लिटरली ये क्या चीज है, मतलब कि ये सारी हरकतें क्या एक्सप्लोसिव ग्रोथ जानबूझ के कर रहा है? उसने जानबूझ के डाउनग्रेड करा और फिर टाइजन को यहाँ पर पहुंचा दिया इस बंदे के पास, और अब उसी की टेक्निक सीखने को बोल रहा है कि इसकी टेक्निक सीखने के बाद ही
एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ का न्यू क्वेश्चन अनलॉक होगा। भाई अब मुझे लग रहा है कि एक्सप्लोसिव ग्रोथ जो है उसके पास खुद का ही अलग दिमाग है। भाई अब तो मैं भी जानना चाहूंगा आखिर EXG करना क्या चाहता है। एक्सप्लोसिव ग्रोथ मैंने तुम्हें बताया था ना, EXG एक्सप्लोसिव ग्रोथ शॉर्टकट में। एनीवेज ये सुनकर अपना बियोंग स्माइल करते हुए उससे बोलता है कि वेल इंटरफेस आई मीन स्टेटस विंडो में स्टेटस विंडो ही बोलने वाला हूँ। हाँ तो तेरे पास एक अलग ही स्टेटस विंडो है जो कि तुझे अलग ही चीजें दिखाता है। तो अगर जब कभी सही टाइम आएगा तो क्या तू मुझे बताना पसंद करेगा कि वो क्या कहता है। इस बात पर टाइजन अग्री कर देता है और उसको एज अ मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है। भाई उसके मन में चल रहा होता है कि भाई क्या मतलब इसके पास भी कोई यूनिक स्टेटस विंडो है क्या। वेल है या नहीं वो तुम्हें पता चलेगा। अभी के लिए बियोंग अपने लोंडे को टेक्निक नहीं सिखाने वाला, बल्कि वो उसको वो मटेरियल बताएगा जो उस टेक्निक को सीखने के लिए जरूरी है। जो सुनकर ऑफकोर्स टाइजन को समझ में नहीं आता है। देन बियोंग उसको समझाता है कि देख भाई तेरे अंदर इनर स्ट्रेंथ और QI कोर की बहुत कमी है और ऐसी बॉडी के साथ तू रिवर ब्रेकर का बेसिक भी नहीं सीख सकता। यानी कि अपने टाइजन को सबसे पहले अपने इनर स्ट्रेंथ और QI कोर को बिल्ड करना पड़ेगा। एंड अच्छी बात ये है कि बियोंग को एक एलिक्सर यानी दवा का पता है जिससे टाइजन ये सारी चीजें अनलॉक कर सकता है। और हाँ QI कोर जो पेट के नीचे का जो कोर होता है ना उसे बोलते हैं, जिसके अंदर पूरी बॉडी का सोर्स जाता है। मैंने तो AI से पूछकर बताया भाई सीधी बात। और तो उस एलिक्सर यानी दवा को बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो अपने टाइजन को बता देता है। टाइजन वापस आ जाता है अपने अपार्टमेंट में एंड उसकी शक्ल बन गई होती है कि साला रिवर ब्रेकर टेक्निक जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल लग रही है। वेल वो मुश्किल नहीं है, वो कितनी मुश्किल है वो तुम्हें पता चलेगा। अभी के लिए टाइजन एडी को देखता है कि वो किसी सोच में पड़ी है। ही आस्क्ड भाई क्या हुआ। एडी उसे बताती है कि उसे लग रहा है कि उसे एक्सप्लोसिव ग्रोथ के ना थोड़ा और अंदर घुसकर थोड़ा जांच पड़ताल करना पड़ेगी उसकी, बिकॉज ये बहुत ही अजीब तरीके से काम कर रहा है। लाइक अभी तक जितनी भी फैसिलिटीज आई है उन सबको अपग्रेड कर दिया, बट एक ऐप को पता नहीं क्यों डाउनग्रेड कर दिया। एडी को समझ में आ रहा होता है कि भाई ये स्किल तो नहीं हो सकती, ये कुछ और ही है। भाई टाइजन ये सुनने के बाद उसके दिमाग में चल रहा होता है कि एक्सप्लोसिव ग्रोथ उसे उसकी पावर्स को सही तरीके से डेवलप करने में हेल्प कर रही है और तो जितनी पावर्स है उनको कंट्रोल में भी रख रही है। एंड बियोंग का केस देखने के बाद उसको ये समझ में आ गया, बिकॉज इस बार एक्सप्लोसिव ग्रोथ ने सिर्फ उसको एक्सेस नहीं दिया एक डाउनग्रेड ऐप का, बल्कि उसके लिए वहाँ पर एक क्वेस्ट भी रेडी कर दी है जो कि सिर्फ तभी अनलॉक होगा जब अपना टाइजन रिवर ब्रेकर टेक्निक को सीख लेता है। टाइजन समझ जाता है कि भाई ये सिर्फ स्किल नहीं है, खुद के अंदर एक जाइंट AI सिस्टम है जो खुद ही से काम कर रहा है। भाई एडी वो उससे पूछ रही होती है कि तुझे अजीब नहीं लग रहा ये सब देखकर। टाइजन से हाँ अजीब तो लग रहा है, बट अभी तक एक्सप्लोसिव ग्रोथ उसको सिर्फ सही रास्ता ही दिखाई है। इसलिए फिर वो एडी से बोलता है तू एक काम करना, तू जाकर पता लगा कि वो क्या है क्या नहीं और फिर मुझे बता देना। एंड एडी भी लाइक बिल्कुल तू बस फोकस कर स्ट्रॉन्ग बनने में और बाकी सारा बखेड़ा तू मेरे ऊपर छोड़ दे। उनका टाइजन भी खुश कि भाई मुझे तुझ पे भरोसा है। एंड एडी भी खुश। देन बियोंग ने उसको जो भी इंग्रेडिएंट दिए उसे चेक करने के लिए वो पर्सनल मार्केट को खोल लेता है और वहाँ पर वो सारे इंग्रेडिएंट के नाम लिख देता है। एंड लकीली उससे वहाँ पर वो सभी की सभी इंग्रेडिएंट मिल भी जाते हैं और इन सभी को पोस्ट करे अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। लाइक एक तो 30 मिनट पहले ही अपलोड करी है, एक 2 घंटे पहले और एक तो 30 सेकंड पहले ही अपलोड की गई है। भाई कंफर्म ये चीज एक्सप्लोसिव ग्रोथ जान पूछ के कर रहा है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका क्या मोटिव ये तो हमें नहीं पता, मे भी धीरे धीरे करके हमें पता चलेगा। बट एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है ना ये उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी होती जा रही है। और तो अभी जो टाइजन इन सभी इंग्रेडिएंट का रेट देखता है सारे की फिर तो शक्ल बन जाती है, बिकॉज जितने भी इंग्रेडिएंट है वो सब की सब काफी कॉस्टली है। लाइक टोटल खरीदने के लिए उसको 12-13 हजार पर्सनल कॉइन तो खर्च होंगे ही होंगे एंड इस टाइम पर उसके पास सिर्फ 10,000। तो अब टाइजन क्या करने वाला है वो देखकर तुम्हें मजा आएगा। अभी के लिए हम आते हैं यहीं पे रेडिएंट ब्रेथ के हेडक्वार्टर में, जहाँ पर योंगमिन इमरजेंसी चिल्लाता हुआ टाइजन के पास आता है। वहीं टाइजन वो इस टाइम पर बिजी होता है स्पाइडी में से सिल्क निकालने में, बिकॉज उसको कैसे भी करके वो सारे इंग्रेडिएंट के लिए पैसा जमा करना है। तभी योंगमिन उसे बताता है कि रसिया से जो सेंट विल्टर गिल्ड है उन्होंने लेटर भेजा डंजन में होने वाली रेड को ज्वाइन करने के लिए और लेटर भेजने के कुछ ही देर बाद वो यहाँ पर आ भी गए। जिससे उनका टाइजन भी थोड़ा हैरान होता है, बिकॉज उसको मालूम था कि उसके पीछे कोई ना कोई तो आएगा, बट इतनी जल्दी आ जाएगा ये नहीं मालूम था। इसलिए फिर टाइजन उनसे मिलने के लिए अपना ये इंपॉर्टेंट काम छोड़कर जाता है एंड उससे मिलने के लिए इस टाइम पर आया होता है जिन और उसकी गैंग। एंड टाइजन के थ्रू हमें पता चलता है कि जिन असल में 4th डिसाइपल है रियोंग जियोंग का, जो कि चाइना के हेवन फ्लो स्कूल के स्वॉर्ड मास्टर है और अब वो सेंट विंटर के नंबर 2 पर है, जो कि एक इंटरनेशनल मैकेनरी गिल्ड है। इसलिए फिर टाइजन एक ग्रेडी स्माइल देता है कि अब मुझे फाइनली विदेश घूमने का भी मौका मिलेगा। देन ये खुद को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड ये साला अपने बंदे को कमजोर समझ रहा होता है। ये हैंडशेक करते टाइम उसके ऊपर अपनी एक एस रैंक की स्किल का यूज करता है जिसका नाम इनसाइट है एंड इसका काम है कि ये टारगेट के माना के अंदर घुस के उसके एट्रीब्यूट और उसका माना का पता लगा लेता है। बट गेस व्हाट, उसको जोर का झटका लग जाता है बिकॉज फायर होल बीच में आ जाती है। वो उसको टाइजन के अंदर एक्सेस ही नहीं करने देती। ये देखकर ये भी शौक कि भाई ये क्या था, भाई क्या इसने मेरे मूव को रीड कर लिया। भाई टाइजन ही भी लाइक अरे ओहो माफ कर देना यार, वो मेरे हाथों में तो थोड़े बहुत करंट के झटके पड़ते रहते हैं, सॉरी यार उसके लिए। देन इसके बाद टाइजन इन लोगों को अपने मीटिंग रूम में लेकर जाता है और भाई बताओ यार कैसे आना हुआ तुम्हारा। मैंने सुना है कि तुम लोगों को हमारी हेल्प चाहिए वो A72 गेट रेट के अंदर। एंड जिन से हाँ बिल्कुल हमें उसी काम के लिए आएंगे यहाँ पर। देन टाइजन उनसे पूछता है कि भाई मैंने सुना है तुमने वो A72 गेट को 10 बिलियन वॉन में खरीदा है, अब तुम जो उसका रेट टिकट हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हो वो भी 10% कम के अंदर। I mean, अच्छी बात है ये तो हमारे लिए, बट क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों।
देन जिन उसको बताता है कि इनकी टीम ने जो ऑब्जर्वेशन करी है उसके अकॉर्डिंग उस गेट के अंदर वेरोसिन जाइंट्स हैं एंड उनसे निपटने का सबसे इजी तरीका यही है कि कोई अनडेड उनका ध्यान भटकाए एंड दूसरा बंदा पीछे से वार कर दे। और क्योंकि रेडियंट ब्रेथ नेक्रोमेंसी के मामले में कोरिया का नंबर 1 है, इसलिए ये ऑफर ये लोग इनको देना चाहते हैं। जैसे उनका टाइजन से भाई एक बात तो था, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसे में से का इंतजाम तो होगा ना, जिनसे ऑफ कोर्स बिकॉज वो इंटरनेशनल रेगुलेशन के साथ बना हुआ है, तो पैसों की टेंशन तुम मत लो, वो उसके अंदर लिख दिया गया है। आगे जिन उससे बोलता है कि बट यहाँ पर एक दिक्कत है कि हमें रेड के अंदर बस एक ही बंदा चाहिए और वो है तू। जो सुनकर योंगमिन को तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता, वो उसके कान में ही बोलता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ लग रही है इनमें। बट टाइजन वो उसे हाँ कर देता है एक कंडीशन पर कि मुझे ना उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक छोटी सी चीज को चेंज करना है, बस एक छोटी सी चीज, चलेगा ना। देन यहीं से सीन शिफ्ट होता है मॉस्को पर, जहाँ पर जिन सरजी को बता रहा होता है कि टाइजन ने डील को एक्सेप्ट कर लिया है। सरजी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई उसने कुछ पूछा मूछा नहीं, लाई बस हाँ कर दी। यहाँ तक मेरा मानना है बोन किंग ने उसको बताया तो होगा, एटलीस्ट वॉर्न ने तो करा ही होगा उसको, बट जिनों से मना कर देता कि ना उसने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। सर जी आज तो बताने के लिए कुछ और भी है, जिनों से बताते हैं कि असल में टाइजन ने एक कंडीशन रखी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक छोटा सा चेंजेस करेगा और वो ये है जितने भी माला शार्ट्स होंगे उनका बंटवारा किया जाए, बराबर नहीं बल्कि जिसको जितना मिल गया उतना उसके पास ही रहेगा। एंड ये चीज सर जी के लिए कोई बड़ी बात होती नहीं है, इस चक्कर में बोल देता हाँ भाई कर दे, एक्सेप्ट कर दे उसको। एंड ये भी लाइक ठीक है मास्टर जैसा आप बोलो मैं समझ गया सब कुछ क्या करना है मुझे, बट भाई अंदर ही अंदर इसके अंदर चिढ़ा गई होती है टाइजन को लेकर, ये साला अभी बस बीटीआर पर पहुंच चाहिए एंड ये साला इतना कैपेबल होगा कि इसने मेरी इनसाइड टेक्निक को डिस्पेल कर दिया। टाइजन मुझे नहीं पता तू कौन है और मुझे उससे कोई लेना देना है भी नहीं, बिकॉज हमारे आगे तू कुछ नहीं है और अब बस तू हमारे आगे चूहे की तरह एक ट्रैप में फंस गया है। यहीं से हम आते टाइजन पर, जो कि जबरदस्ती स्पाइडी के अंदर से थ्रेड्स को खींच के निकाल रहा होता है कि साला मुझे पैसा चाहिए कैसे भी कर वही स्पाइडी उस बेचारी की रोटी सकल हो गई है कि साला कैसी माँ मिल गई मुझे, और तो साला हरामखोर इसके अंदर से सिल्क निकालने के लिए अपनी राइजिंग ड्रैगन फिश का यूज कर रहा होता है, तो तुम समझ रहे हो उस बेचारी को कितना दर्द हो रहा होगा, साला पैसों का हवस का पुजारी। एनीवेज इसके बाद हम कोई सी चाइना टाउन जैसी जगह पर आते हैं एंड एक्चुअली इस टाइम पर हम लोग जो है बियोंग का पास्ट देख रहे हैं, वो सपने में अभी, एंड ये पहली बार हो रहा है इस मानवा के अंदर कि हम किसी का पास्ट देख रहे हैं, जहाँ पर हम देखते हैं बियोंग जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई पड़ी है और तो वो इतना भूखा होता है कि सड़क पर पड़ी हड्डी उठाकर खाने जा रहा होता है, बट तभी एक बंदा उसके पीछे से आकर लात मारकर उसको गिरा देता है और फिर उसको सुनाना भी शुरू कर देता है कि साढ़े तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे पैर हमारी इस जगह पर रखने की, ब्ला ब्ला ब्ला। देन वो हराम को अपने चमचे से कहकर वो जो हड्डी होती है वो भी उठवा लेता है एंड उसे बोलता है कि बेटा अगर तुझे ये हड्डी चाहिए ना तो मेरे सवालों के सही से जवाब देना पड़ेंगे। देन ही आस्क कि मैंने तेरे बारे में रूमर सुने कि तुझे हिवेन ने कर्ज कर दिया और तेरे पास हिवेनली इंटरफेरेंस भी नहीं है, तो बता ये सच है या नहीं। मैंने बताया ना वो स्टेटस विंडो की बात कर रहे हैं, इनके यहाँ इसको वही बोलते हैं और मैं भी भूल जाता हूँ कि मुझे उसको स्टेटस विंडो ही बोलना है। एनीवेज इसके बाद वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि तुझे तो फिर नंबर्स के बारे में भी पता नहीं होगा बिकॉज उसका फंक्शन ही नहीं है तेरे पास, इवन तुझे तो ये भी नहीं मालूम होगा कि डीमन स्टोन क्या होता है बिकॉज तेरे पास हिवेनली मार्केट नहीं है। वेट अ सेकंड, हिवेनली मार्केट? कहीं ये पर्सले मार्केट की बात तो नहीं कर रहा? होल्ड अप, क्या मतलब कि इनके यहाँ हर एक के पास पर्सले मार्केट हैगा? इसका मतलब इन सबके पास 2.0 वर्जन है। भाई पता नहीं क्या है बट इसकी बातों से तो यही लग रहा है। तो वो आगे उसको और मजाक उड़ाता है कि बेटा तू कुछ नहीं कर सकता, तू इतना वीक है कि वीकेस्ट डीमन को भी नहीं हरा सकता, ब्ला ब्ला ब्ला। बट बियोंग जो इसकी बातों का कोई आंसर नहीं कर रहा होता, वो बस जमीन पर पड़े पड़े सुन रहा होता है, जिस वजह से इसको गुस्सा आ जाता है और ये उसको लात दे मारता है कि सारे तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा, जवाब दे। देन आगे वो उससे बोलता है कि मैंने तेरे बारे में एक और रूमर सुना है, तेरे पास स्टेटस विंडो है बट तेरे नंबर वो कभी ग्रो ही नहीं कर रहे, तू आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। देन वो शर्त लगाता है कि भाई एक काम करते हैं अपन एक दूसरे के नंबर चेक करते हैं, अगर तेरा एक भी नंबर मुझसे ज्यादा निकला तो ये हड्डी तेरी, बट अगर एक भी नंबर कम निकला तो जितने नंबर कम होंगे उतनी लाते पड़ेंगी तुझमें। भाई लिटरली ऐसे लोगों को देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है कि मन तो करता है इनको नाले में डुबा डुबा कर मार। सारा वो बंदा इतना गरीब रखा है कि वो भूख के मारे हड्डी खा रहा है और वो भी इन हरामखोरों ने उससे छीन ली। तुम तो सोच रहे होगे भाई इसमें क्या सीरियस होने वाली बात है, मान भाई और कुछ थोड़ी नहीं भाई, ये जो चीज है ना ये रियलिटी में भी होती है। एनीवेज इसके बाद ये लोग एक दूसरे के नंबर चेक करते हैं, बियोंग के नंबर इतने लो होते हैं कि उसकी तो कोई टीयर ही एग्जिस्ट नहीं करती। भाई ये बंदा ये डी टीयर का होता है और इसके नंबर्स भी उससे ज्यादा अच्छे होते हैं और इसीलिए फिर ये सब की सब मिलकर उसको कुत्ते की तरह पीटते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, साढ़े तो किसी काम का नहीं है, तेरा मरना ना मरना एक बराबर है, मर जाओ तो और ज्यादा अच्छा है। एंड तभी बियोंग की नींद खुल जाती है बिकॉज वहाँ पर अपना टाइजन आ गया होता है जिसने उसको उठा दिया। बट इस टाइम पर एक चीज तो समझ में आ गई कि इस बंदे ने पास में काफी सफर करा है। एनीवेज अभी बियोंग उठते से ही बोलता है हो तू मेरे को ज्यादा ही क्लोज है भाई, थोड़ा दूर हटना यार, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। देन ही आज की भाई एक बात बता मुझे, मैंने तो तुझे इनवाइट नहीं करा तो तू यहाँ कैसे आ गया? एंड यहाँ पर इनवाइटिंग रूम का लिखा हुआ है, मतलब ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है बल्कि एक अलग से बनाया गया रूम है, जैसे फ्री फायर में कस्टम होता है, पबजी के अंदर रूम होता है, वैसे ये रूम है। एनीवेज टाइजन उसको बताता है वो क्या है ना, तूने लास्ट टाइम मुझे अपना रूम का मेंबर बना लिया था, इसीलिए मुझे यहाँ पर आने के लिए अब तेरी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है।
तो इसके बाद टाइजन उसको अपने पास से जितने भी इंग्रेडिएंट बियोंग ने मांगे थे वो सबके सब निकाल कर दे देता है। ये देखकर बियोंग भी शॉक्ड, बिकॉज ये उसने बहुत जल्दी कलेक्ट कर लिए, इसलिए उसके दिमाग में चल रहा होता है कि भाई ये जो इंग्रेडिएंट है ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है पर्सनल मार्केट के अंदर। तो मतलब ये बंदे के पास भले इनर पावर नहीं है बट मनी पावर है इसके पास। बियोंग का भी यही सब सोच रहा होता है कि तभी उसको टाइजन के पास से किसी चीज की स्मेल आती है। लाइक भाई ये स्मेल कैसी है, ये इंग्रेडिएंट की तो नहीं है, क्या चीज है बताएगा मुझे। टाइजन ने हाँ वो इस बार मैं तेरे लिए कुछ डिफरेंट चीज लेकर आया हूँ, वो है ये यम्मी किंग साइज पिग ट्रोटर है। ये चीज भाई मैं क्या बोलूंगा, भाई कुछ भी खाते हैं इनका कोई भरोसा नहीं है। और तो साला उसके साथ उसकी हड्डी भी लेकर आया होता है, जो देखकर बियोंग को उसके वो बचपन वाले दिन ताजा हो जाते हैं। खैर तो भरपेट खाना खाने के बाद बियोंग वो एलेक्सर बनाने में लग जाता है, यानी कि वो दवा। टाइजन पता नहीं क्यों वो बियोंग को देखते हुए एडी से बोलने लगता है कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बियोंग ने इससे पहले आखिर कैसी लाइफ जी होगी। एडी आज की तेरे दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया। टाइजन उसे बताता है कि भाई मुझे नहीं पता बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इसकी लाइफ बहुत ही मुश्किल भरी रही होगी। जो सुनकर एडी से भाई किसे पता, बट ये तो सच है कि उसके जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज्यादा ही कम है। टाइजन एडी को बताता है कि जब लास्ट टाइम उसने बियोंग के स्टेट चेक करे थे तब बियोंग ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था ये देखकर कि टाइजन उसके नंबर्स देख सकता है स्टेटस विंडो के। जो देखकर टाइजन समझ गया होता है कि इनके यहाँ पर ये लोग एक दूसरे के स्टेटस विंडो के नंबर देख सकते हैं। इसलिए वो एडी से बोलता है कि जिस सोसाइटी के अंदर लोग एक दूसरे के बारे में पता कर सकते हैं, लाइक एक दूसरे के स्टेटस विंडो को चेक कर सकते हैं, तो वो लोग भला खुद से कमजोर को कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब इसको भी ट्रीट करा होगा वैसे। सुनकर एडी टाइजन से बोलती है कि हाँ ये बात सच है कि जो लोग कमजोर होते हैं वो खुद से कमजोरों को ढूंढते हैं उनको परेशान करने के लिए, और फिर वो बुली हुआ बंदा अचानक से स्ट्रॉन्ग बन जाए देन मोस्ट पीपल विल इसके आगे वो कुछ बोल पाती है। उससे पहले बियोंग ने एलिक्सर बनाकर लेकर आ गया होता है। बट अभी मैं जरा एडी के बारे में बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके से एडी बात कर रही थी, लाइक इससे समझ में आ रहा है कि एडी की भी लाइफ रफ तो रही होगी, उसको भी बुली किया गया होगा। एनीवेज बियोंग का जो एलिक्सर है वो बनकर तो तैयार हो गया होता, बट उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। जोनास खान बताना क्या प्रॉब्लम है। एडी से भाई एक्सप्लेन करना थोड़ा हार्ड है, काम कर तू खुद ही चेक कर ले। वो जैसे चेक करता उसकी नाक बंद हो जाती बिकॉज उसके अंदर तो बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है और तो कलर भी बहुत घटिया है। जिसके बाद टाइजन उसको आइटम स्कैनर से स्कैन करता है कि आखिर ये भला क्या है। एंड ये है एलिक्सर ऑफ यूनिटी सुप्रीम, एंड ये जो है इंसान के अंदर के इनर स्ट्रेंथ को क्यूआई कोर में बदल देती है। इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी है वो बहुत पहले ही हो गई है, एंड ये जो रेसिपी है ये डुप्लीकेट है। इसलिए टाइजन को शक हो रहा होता है कि भाई अगर बिना सोचे समझे खा लिया तो कहीं ऐसा ना मर जाऊं। देन वो उसको थोड़ा और चेक करता है एंड उसे पता चलता है कि ये किसी अननोन सोर्स की वजह से खराब हो गया है। इसलिए अगर इसे बिना सोचे समझे कंज्यूम कर लिया गया तो इसके सीरियस साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए टाइजन आस्क बियोंग से कि भाई एक सेकंड इसके अंदर क्या पॉइजन मोइजन मिलाकर रखा हुआ है तूने। बियोंग से अरे नहीं भाई मैंने इसको परफेक्टली बनाया, मुझे अच्छे से याद है मैंने इसके अंदर क्या क्या मिलाया है, बट अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो मुझे कोई अलग मेथड ट्राई करना होगा। बट टाइजन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अलग मेथड के लिए इंतजार करे, इस चक्कर में वो वही ले लेता है। टेंशन ना ले, ये सब ठीक करने में मैं भी कुछ कम नहीं। बोलते वो उसके ऊपर स्पेल शेटर टेक्निक का यूज करता है। व्हाट द हेल भाई, मतलब अगर उसके अंदर कोई पॉइजन भी मिला हुआ तो वो कोई स्पेल थोड़ी ना जो स्पेल सेटर से टूट जाएगा। पता नहीं क्या ही हो रहा है यहाँ पर। एनीवे टाइजन को ये करता वो देखकर बियोंग का मुंह खुला की खुला रह जाता है कि ओ भाई तू ये भी कर सकता है, तू एलिक्सर के पॉइजन को प्यूरिफाई कर रहा है। ओ भाई साहब वही एडी उसने इस टाइम पर ग्लासेस पहन लिए होते बिकॉज वहाँ पर बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रही है। खैर तो जो स्पेल शेटर टेक्निक है वो अपना काम करना शुरू कर देती है। देखकर टाइजन मास्टर सीओ को याद करने लगता है कि देखिए मास्टर सीओ कि मैं आपकी इस टेक्निक को कितना आगे तक लेकर जा रहा हूँ। खैर तो जो फाइनली प्रोसेस होता है स्पेल शेटर टेक्निक का वो कंप्लीट होता है और कंप्लीट होते एलिक्सर प्यूरिफाई हो जाता है। जो देखकर टाइजन भी खुश की है फाइनली मैंने कर हटा दिया इसमें से। एंड पहली फुर्सत में खा जाता है और भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा खाते हुए भी अच्छी फेस बनाना जरूरी है क्या। भाई बियोंग वो उसको रोकने का ट्राई कर रहा होता है, किस लिए रोकने का ट्राई कर रहा है वो तुम्हें पता चलेगा। अभी के लिए टाइजन जैसे वो एलिक्सर को खाता है उसकी जो गंदी शक्ल है वो और ज्यादा गंदी हो जाती है। भाई लिटरली टाइजन भी भाई सारा ये खा लिया मैंने तो बस इसको बस एक बार चबाया और इतना गंदा स्वाद इसका। तभी सिस्टम की वार्निंग अपीयर होती है कि इसको तुझे एक बार नहीं बल्कि 20 बार और चबाना होगा तब जाकर काम होगा। टाइजन भी लाइक ना भाई मैं मर गया, मैं तो मर गया भाई पक्का मर गया। तभी हम उसे बताता भाई तुझे इतनी जल्दी क्या थी, मैं तुझे वही बताने वाला था कि उसका टेस्ट गाय के गोबर से भी ज्यादा बेकार है, इसलिए उसको खाने से पहले चाइनीज लिक्विड खाना जरूरी है। लिक्विड राइस पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जो भी है आई थिंक लिक्विड राइस लिखा हुआ है वो। एनीवेज ये जो भी है इसको खाने के बाद जो एलिक्सर का टेस्ट है वो बिल्कुल सेहत जैसा हो जाएगा। तो सुनते ही टाइजन उसको पहली फुर्सत में खाता है और रोते हुए बोलता है साले आराम कर, तुझे ये बात पहले बताना चाहिए थी ना मुझे। खैर तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद पर जहाँ पर टाइजन थोड़ा मेडिटेशन कर रहा होता है एंड वो एलिक्सर खाने के बाद उसके अंदर एक कोर एट्रीब्यूट अनलॉक हो गया होता है जिसका नाम है इनर पावर, जो कि अभी 0 है। इसको बढ़ाना पड़ेगा टाइजन को एंड ये कैसे बढ़ेगी वो तुम्हें देखकर पता चलेगा। एंड लिटरली बहुत ही गोडेड तरीके से बढ़ेगी ये, लाइक पिछवाड़े का पसीना निकल जाएगा टाइजन का, ऐसे बढ़ेगी वो। एनीवेज अभी बियोंग आकर उससे पूछता है तो एलिक्सर काम कर रहा है। टाइजन अरे ऑफ कोर्स बिल्कुल
बिल्कुल सही से काम कर रहा है। जिसके बाद बियोंग उसे बताता है कि भाई अब तेरे पास इनर पावर आ गई है, अब टाइम आ गया है कि इसको QI कोर में बदला जाए। इसके लिए वो उसको अपने पास से एक वुडन स्वॉर्ड निकाल कर पकड़ा देता है। जो देखकर टाइजन को समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई अब इसका क्या करना है। इसीलिए ही कि भाई मुझे तो लगा था हम कोई ब्रीदिंग टेक्निक सीखने वाले। क्या है ना, मैंने बहुत सारी मूवीज एंड मार्शल आर्ट कॉमिक्स के अंदर यही देखा है कि QI कोर को जगाने के लिए तुम्हें ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करना पड़ता है। बट बियोंग उसको मना कर देता है कि नहीं, इसके अंदर वैसा नहीं है। वो उसे बताता है कि रिवर ब्रेकर टेक्निक असल में बाकी टेक्निक से काफी डिफरेंट है। तुम सिंपली सांस अंदर बाहर छोड़कर नहीं सीख सकते। देन वो एक पेड़ की टहनी तोड़कर उसको बताता है कि अगर नॉर्मल ब्रीदिंग मेथड में शांत जगह पर रहकर ध्यान लगाने से QI कोर जगाना सिखाता है, तो वहीं रिवर ब्रेकर का ब्रीथिंग मेथड अलग है। ये बोलते वो अपनी टहनी घुमाता है, अपना ओरा रिलीज करता, और तो उसके ओरा रिलीज करने से पत्थर भी ग्लो करना शुरू हो जाता है। एंड फिर बताता है कि इसका जो QI है ये तुम्हें मिलेगा तुम्हारे पास आ रहे तूफान से, और वो भी तब जब तुम्हारी बॉडी एब्सोल्यूट लिमिट पर पहुंच गई हो। ये बोलते वो उस पत्थर के ऊपर एक अटैक करता और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो डस्ट में बदल जाता, धूला बन जाता है भाई। जो देखकर टाइजन एडी दोनों के मुंह फट जाते हैं कि इतनी पावरफुल है ये टेक्निक। तभी बियोंग उसको बताते हैं कि ये तो गोडली रिवर ब्रेकर टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म है बस, जिसका नाम है फ्लोइंग वाटर ब्रेकर। वहीं टाइजन और एडी के दिमाग में इस टाइम पर यही चल रहा होता है कि ना भाई इसने बस एक पेड़ की टहनी से उस इतने बड़े पत्थर को धूल में बदल दिया। ना भाई ये कोई ह्यूमन कर ही नहीं सकता। देन तभी बियोंग उससे बोलता है कि देख भाई अभी के लिए इतनी एक्सप्लेनेशन काफी है, तो अब तेरी बारी। जो सुनता है ये फिर से गंदी शक्ल बना लेता है कि भाई एक सेकंड, ये बंदा सीरियस है कि मैं इसको बस देखते ही कॉपी कर लूं कैसे। बट अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी हो करना तो पड़ेगा। इसलिए फिर क्या टाइजन लग जाता है वो वुडन स्वॉर्ड के साथ वो पत्थर को तोड़ने के लिए। वहीं एडी वो उसको मोटिवेट कर रही होती, बट काफी मेहनत करने के बाद भी टाइजन उस पत्थर के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं मार पाता है, और तो वो काफी थक भी गया होता है ये सब करने का, इसलिए वो जमीन पर गिर जाता है। टाइजन को समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई आखिर वो इस लकड़ी से इतने बड़े पत्थर को कैसे तोड़ सकता है, और साला अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं ये काम कब तक होगा, वो कब तक सीखेगा रिवर ब्रेकर गोडली टेक्निक। भाई हम थोड़ी देर पहले के सीन पर आते हैं जहाँ पर बियोंग इसको बता रहा होता है कि ये जो पत्थर है ये असल में अनचेंजिंग स्टोन ऑफ द एबी से, और तो ये इतना हार्ड है कि एक ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टर, नॉट द ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर, ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टर अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को भी लेकर आ जाए ना इसको तोड़ने के लिए, तो इसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं मार पाएगा, डेंट भी नहीं लगा पाएगा इसके ऊपर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मूवमेंट है तो उनको रिपीट कर कर इसको डैमेज करने का ट्राई कर। जैसे ही तो इसको तोड़ देगा तो गोडली रिवर ब्रेकर टेक्निक को यूज करने में प्रो हो जाएगा। क्या कहा था मैंने, इसके पिछवाड़े का पसीना निकल जाएगा, ऐसे जगेगा वो QI को। एनीवे इसके बाद हम प्रेजेंट पर आते जहाँ पर यही बात सोच सोच के चिल्ला रहा होता है कि साढ़े आराम को, और साढ़े को सिखाना तक नहीं आता, कैसे सिखा कर गया, आखिर कैसे मैं सीखूंगा इसको। वो साढ़े ने उस टेक्निक को बस एक बार करा और एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसको एक ही बार में कॉपी कर लूं। साला इससे ज्यादा अच्छा टीचर तो मैं ही बन जाऊंगा। जैसे उनका एडी भी लाइक भाई मुझे नहीं लगता कि उसके पास सिखाने का कोई टैलेंट भी है। खैर तो टाइजन इतना तो समझ गया होता है कि ये स्किल बहुत ही ओपी है, बट इसको सीखने के लिए भी कम से कम उसको साल लग जाएंगे। इसलिए ही डिसाइड की भाई एक काम करते हैं अभी के लिए जरा रूम में से एग्जिट हो जाते हैं, बिकॉज काफी टाइम होगा यहाँ पर आए हुए। बट तभी वो स्टेटस विंडो में कुछ ऐसा देख लेता जो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसलिए वो एडी से बोलता है कि एडी के स्टेटस विंडो टूट गया है क्या, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। एडी आस्क कि क्या हुआ। टाइजन उसे बताता है कि मैं यहाँ पर 6 घंटे से हूँ, बट अर्थ का टाइम तो ठीक से चेंज ही नहीं हुआ। जो सुनकर एडी को भी यकीन नहीं आ रहा होता, वो चेक करती है उसको, बट उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। एंड तभी उसके दिमाग में एक बात हिट होती है कि हो सकता है ये टाइम डिस्टोरेशन की वजह से हो। देखो टाइम डिस्टोरेशन असल में ये होता है कि अगर तुम अर्थ से किसी और दुनिया में जाते हो सकता है तुम वहाँ पर 1-2 दिन रुको, बट अर्थ पर वो 1-2 दिन 1-2 घंटे के बराबर होंगे, यानी कि उस दुनिया का टाइम फास्ट होगा, बट अर्थ का टाइम उसके मुकाबले में स्लो रहेगा। एंड यही एडी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी हो रहा है। जो सुनकर टाइजन की भाई ये पॉसिबल भी है, एडी उसे बताती कि भाई लेटेस्ट वर्जन के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं है, बट मैंने सुना है कि होराइजन ऐप का जो फर्स्ट वर्जन था उसके अंदर ही पॉसिबल था। लाइक जो भी रूम का होस्ट होगा, रूम उसका माना या इनर पावर को कंज्यूम करके जो रूम का टाइम होगा उसको डिस्टोर्ट कर देगा, जिससे उस दुनिया का जो टाइम है फास्ट हो जाएगा रियल वर्ल्ड के मुकाबले में। देन एडी कैलकुलेशन लगाकर बताती है कि अर्थ पर बिता हुए 10 मिनट यहाँ पर 24 घंटे के बराबर होंगे। जो सुनकर टाइजन भी काफी शॉक्ड होता है। तभी एडी उसको बोलती है कि टाइम डिस्टोरेशन के लिए बहुत ज्यादा इनर पावर लगेगी, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई पता नहीं बियोंग कितना पावरफुल है। जो सुनकर टाइजन उससे बोलता है कि भाई मुझे शुरू से ही लगा था कि वो कोई ऑर्डिनरी बंदा तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज उसने एक ऐसी गोल्डली रिवर ब्रेकर टेक्निक को बनाया जो कि इतनी पावरफुल है मैं इमेजिन तक नहीं कर सकता। इसलिए फिर टाइजन डिसाइड कि भाई अब यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो पर्सनल मार्केट को खोलता और वहां से बहुत सारा खाने का सामान ऑर्डर कर लेता है। एंड ये पता नहीं क्या है, बट यहाँ पर लेगा फास्टिंग पैलेट। खैर जो भी है टाइजन ने ये ऑर्डर किया है, बिकॉज अब वो यहाँ से तब तक लॉग आउट नहीं करने वाला जब तक वो रिवर ब्रेकर टेक्निक को सीख नहीं लेता। जो सुनकर एडी भी काफी शॉक्ड होती है कि भाई इसका मतलब तू यहीं पर रहने वाला है। जो सुनकर टाइजन भी लाइक हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। एडी उसे बताती है कि देख अर्थ का टाइम यहाँ से बहुत ज्यादा फास्ट है, और अगर तू यहाँ पर रहेगा तो तुझे इस टाइम की आदत हो जाएगी, तो पता नहीं अर्थ पर तेरी बॉडी के साथ क्या असर हो। लाइक हो सकता है कि अगर तू यहाँ पर रहता है तो कहीं ऐसा ना हो कि अर्थ पर जाने के बाद तेरा दिमाग ही खराब हो जाए, बिकॉज
इस टाइम पर दोनों जगह का टाइम बहुत ज्यादा अलग अलग चल रहा है। जैसे उनका टाइजन से अरे मेरी टेंशन ना ले, मैंने 7 साल तक जो झेला है ना उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए अब ऐसी कोई भी चीज नहीं बची जो मुझे डरा सके। और अब भले इसमें कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए, अब मैं तब तक लॉग आउट नहीं करने वाला जब तक मैं इस पत्थर को तोड़ ना दूं। यहीं से सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं बियोंग पर, जो कि इस टाइम पर कहां पर है नो आइडिया, बट इतना आइडिया है कि ये रूम के अंदर तो इस टाइम पर बिल्कुल नहीं है। क्यों, वो तुम्हें पता चलेगा। अभी के लिए हमें पता चलता है कि जो टाइजन ने सोचा था कि बियोंग के पास जो स्टेटस विंडो है वो भी 2.0 वर्जन ही है, बिकॉज उसके पास भी एडी की तरह ही एक गाइडर है। बट इन दोनों के बीच में ऐसा है जैसे एडी और टाइजन के बीच में बहुत बनती है ना, इन दोनों की नहीं बनती, बिकॉज ये जो है थोड़ा हकला कर बात करती है, इसलिए बियोंग को ज्यादा पसंद नहीं। और तो ये दोनों एक दूसरे से महीनों सालों में मिलते हैं, ना कि एडी और टाइजन की तरह। एंड इसे लग रहा होता है कि बियोंग इससे इसलिए नाराज रहता है बिकॉज इसके रहते हुए भी बियोंग को काफी सफर करना पड़ गया बचपन में। जब उनका बियोंग उससे बोलता है देख इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तूने ये जान पूछ के नहीं किया तो ठीक है, नहीं आज की तुम मुझसे क्या पूछने आई हो यहाँ पर, सिर्फ माफी मांगने तो नहीं आई होगी ना तू यहाँ पर। जब वो उससे पूछती है कि मुझे ये जानना है कि तुमने टाइम डिस्टोरेशन फंक्शन को एक्टिवेट क्यों कर दिया, तो तुम्हें पता है ना इससे तुम्हें बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है, तुम्हारी पूरी इनर पावर ड्रेन हो सकती है और तो साथ ही तुम्हारा क्यूआई कोर भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो सुना तुमने, मतलब टाइजन को सिखाने के लिए इसने खुद की जान को एक तरीके से रिस्क में डाल दिया पूरी तरीके से। एंड क्यों डाला इसने अपनी लाइफ को रिस्क में, बियोंग हमें बताता है कि मेरी लाइफ पूरी तरीके से बेकार थी, खाली पड़ी हुई थी अंदर से पूरी, बट लाइफ में पहली बार मुझे कोई मिला है जिसे मैं डिसाइपल कह सकता हूँ, वो भी मेरा डिसाइपल। देखो डिसाइपल का मतलब होता है चेला, और इसीलिए इसने वो टाइम डिस्टोरेशन को एक्टिवेट किया है बिकॉज उसे जानना है कि उसका डिसाइपल आखिर कितना ग्रो कर सकता है। जो सुनकर वो जो मैनेजर है, हाँ अभी तो हमें इसका यही बताया गया कि ये मैनेजर है, पता नहीं क्यों बट हमें इसका नाम नहीं बताया गया। खैर तो इसको अभी बियोंग की काफी टेंशन हो रही होती है, बट बियोंग उससे बोलता है यार मेरी टेंशन मत ले, मैं अब उसे ये ज्यादा ढील नहीं देने वाला, बस ये पहली और आखिरी बार था। ये बोलते ही वो चैट रूम खोलता और निकल जाता है टाइजन को चेक करने के लिए। तो अब समझ में आया ये रूम के अंदर नहीं था बल्कि बाहर था, और तो पता नहीं कितना टाइम बाद जा रहा है, बट ये जैसे ही वहाँ पर पहुंचता हम देखते हैं कि टाइजन ने उस पत्थर को फाइनली तोड़ दिया होता, और तो वो काफी ग्रो कर चुका है भाई, तुम उसकी बॉडी देखकर समझ जाओ, साथ ही जो उसकी इनर पावर वो भी 800 पहुंच गई है। एंड अभी जैसे ही अपने मास्टर को देखता है टाइजन अपना वाला डायलॉग मारता है कि काफी मिनट हो गए मिले हुए मास्टर। देखो हर एक का डायलॉग होता है कि भाई काफी वक्त हो गया, काफी टाइम हो गया, ये वो फलाना ठिकाना, साल बीत गए, बट टाइजन का ना अपना अलग ही डायलॉग है कि काफी मिनट हो गए मिले हुए। और तो ये चीज मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी कि इसके पास खुद का एक डायलॉग है। एनीवेज यहीं से हम वापस से पास्ट में जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर टाइजन ने कितनी कड़ी मेहनत करी है। एंड हम आते हैं डे 324 पर, मतलब कि अपना टाइजन ऑलमोस्ट 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा है बिना रुके। एंड एडी वो भी यहाँ पर रहकर उसका हौसला बढ़ा रही है। एंड मैं बता दूं कि एडी भी यहाँ पर जब से टाइजन यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है वो यहाँ से लॉग आउट ही नहीं हुई है, मतलब कि देख रहे हो ये अपने टाइजन के साथ कितनी लॉयल है। एनीवेज अभी ये टाइजन से बोलती कि भाई मुझे एक स्क्रैच नजर आया पत्थर के ऊपर। एंड जैसे वो उसको गौर से देखती है भाई वो स्क्रैच था ही नहीं, बस इल्यूजन था उसका, मतलब कि टाइजन पूरे 1 साल से अभी तक उसके ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं मार पाया, इतना हार्ड रोके वो। और तो ये देखकर वो ज्यादा सरप्राइज भी नहीं हुआ होता है। एंड वो अभी के लिए एडी से पूछता है कि भाई तू उसी टाइम से मेरे साथ है जब से मैं यहाँ पर आया, क्या तेरा यहाँ पर इस तरीके से रहना ठीक रहेगा? आई मीन तूने अभी तक एक भी बार खुद को मुझसे अनसिंक नहीं करा, इसीलिए तुझे एक बार तो वापस जाना चाहिए। बट एडी से बोलती कि ना भाई ये चीजें मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती, बिकॉज ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तेरी हर एक चीज को रिकॉर्ड करूँ, साथ ही मैं हमेशा तेरी साइड रहूंगी और तुझे देखती रहूंगी। एंड ये सुनने के बाद भाई मैं और टाइजन दोनों ही काफी खुश हुए, बिकॉज ऐसी फ्रेंड मिलना भाई बहुत मुश्किल होता है, मैं तो इसको पार्टनर बोलूंगा सीधी बात। एंड इसी पार्टनर के वजह से टाइजन अभी तक ट्रेनिंग कर पा रहा है, वरना उसने तो डिसाइड कर लिया था कि वो तो कब का छोड़ देता ये ट्रेनिंग को, बिकॉज उसका माइंड भी खराब होने लगा था ये करते करते। बट सिर्फ एडी थी जो उसको संभाले हुए थी अभी तक। एंड जो दूसरा रीजन है कि टाइजन ये ट्रेनिंग अब भी कर रहा है, और वो ये है कि टाइजन ने इनर पावर को काफी गेन कर लिया है, लाइक 240 हो चुकी है। इवन एक्सप्लोसिव ग्रोथ ने भी उसको एक नई पैसिव स्किल दे दी है, और वो है वीकनेस डिटेक्शन, लाइक इससे अपना टाइजन किसी की भी वीकनेस को डिटेक्ट कर पाएगा। और तो इसमें लिखा है कि बैटल जितनी ज्यादा लंबी चलेगी उतना ही ज्यादा वीकनेस ये डिटेक्ट कर पाएगा। और तो इस स्किल को दूसरे स्किल्स के साथ मिक्स भी किया जा सकता है। भाई देख रहे हो कितने काम की है ये स्किल। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइजन को ट्रेनिंग करते करते 450 डेज बीत चुके होते हैं, मतलब कि 1.5 ईयर, ऑलमोस्ट हाफ ईयर। एंड अब फाइनली टाइजन को उस पत्थर की एक वीकनेस दिख रही है, जो देखकर टाइजन एडी से बोलता है कि भाई तुझे वो लाइट दिख रही है जो पत्थर में से आ रही है। बट एडी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, जो देखकर टाइजन समझ जाता है कि ये चीज सिर्फ वो ही देख सकता
सकता है। और अब क्योंकि फाइनली टाइजन को एक वीकनेस दिख रही है पत्थर की, तो टाइजन और ट्रेनिंग करने वाला है, बिकॉज वो जो वीकनेस है बहुत ही कम दिखाई दे रही है एंड उससे इस वीक पॉइंट को और ज्यादा बड़ा करना है। और बस इसीलिए टाइजन ट्रेनिंग करता रहता, उस पर मारता रहता, जितना हो सके उतना ट्रेनिंग वो करता रहता है। सर्दी गर्मी बरसात सब आ जाती है बट वो नहीं रुकता है। साथ ही जो उसकी इनर पावर है वो भी धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही होती है। देन जैसे वो पहुंचती है 800 पर, हम देखते द ओजी गोटेड इरेटस को। ओ भाई साहब, मतलब इतने टाइम बाद देखकर भाई मजा आ गया इसको तो। और तो अपना इरेटस टाइजन के साथ इस टाइम पर इतना लॉयल हो चुका है कि भाई आते साथ ही उसकी सेवा में लग जाता है। लाइक बाल काटना, कंघी करना, सब वो ही कर रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि टोटल इस टाइम पर 721 डेज बीत चुके हैं, मतलब कि पूरे 2 साल हो गए। एंड 2 साल से अपना लोंडा बिना रुके बस ट्रेनिंग ही करे जा रहा है, जो देखकर इरेटस भी काफी इंप्रेस होता है। वो उसको एक्नॉलेज करता है कि मैंने अपनी पूरी नेक्रोमेंसी की लाइफ में आज तक आप जैसा मोटल नहीं देखा मास्टर। आप जिस लगन से काम कर रहे हो आपको आपका गोल डेफिनेटली मिलेगा। जो सुनकर टाइजन लगा, अरे यार इरेटस रुलाएगा क्या? भाई एडी वो भी लग जाती है इस काम के अंदर कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे यूजर देखे बट तुम्हारे जैसा इनक्रेडिबल यूजर मैंने आज तक नहीं देखा। जो सुनकर टाइजन काफी खुश होता है। वो एडी और इरेटस दोनों को ही थैंक्स करता है, बिकॉज उन दोनों ने काफी साथ दिया अपने लोंडे का, इसीलिए अपना लोंडा आज यहाँ पर पहुंच पाया। एंड अब क्योंकि अपना लोंडा यहाँ तक पहुंच गया तो अब टाइम आ गया इस पत्थर को तोड़ने का एंड ये ट्रेनिंग को यहीं पर खत्म करने का। ये बोलते ही टाइजन रेडी हो जाता है, बिकॉज उसको इस टाइम पर पत्थर पे बहुत बड़ा वीकनेस स्पॉट दिखाई दे रहा है, आई मीन वीक स्पॉट दिखाई दे रहा है। और अब क्योंकि टाइजन के पास 800 इनर पावर है तो अब टाइजन 500 इनर पावर का यूज करके एग्जीक्यूट करता है फ्लोइंग वाटर ब्रेकर को। एंड अगले ही मोमेंट वो उस पत्थर को चीरता हुआ निकल जाता है एंड उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एंड क्योंकि इस पत्थर के टुकड़े हुए हैं तो इससे समझ में आ रहा है कि टाइजन ने अभी ये टेक्निक को मास्टर नहीं करा, बिकॉज बियोंग ने इसके टुकड़े नहीं करे थे बल्कि डस्ट धूला में बदल दिया था उसको। बट कुछ भी अभी के लिए फाइनली टाइजन अपना रिवर ब्रेकर टेक्निक को सीख गया, जो देखकर वो भी काफी खुश होता है। एंड इससे ज्यादा खुश मैं हूँ बिकॉज मैं ऐसे इंसान की मानव को कवर कर रहा हूँ जो इतना ज्यादा तगड़ा है। और तो इसकी जो ट्रेनिंग है ये देखकर मुझे लॉयड याद आ गया भाई, सच बता रहा हूँ। लाइक ये दोनों ही बंदे एक जैसे, इस गेम के मामले में ये छोड़ने नहीं वाले किसी को भी। जब बात आएगी ट्रेनिंग की तो उसमें तो जान लगा देंगे ये लोग। एनीवेज अभी हम वापस से आते प्रेजेंट पर, जहाँ पर टाइजन फाइनली बियोंग को एज अ मास्टर ट्रीट कर रहा होता है। देखकर बियोंग को भी यकीन नहीं आ रहा होता कि भाई क्या हुआ, तेरा माइंड बदल गया क्या? बिकॉज पहले तो तू मुझे मास्टर बोलने को तैयार नहीं था। टाइजन से ऐसी बात नहीं है, आपने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दी है तो ऑफ कोर्स मैं आपको एज अ मास्टर ही ट्रीट करूंगा। जब उनका बियोंग उससे बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तेरा मास्टर अब बनाऊं तो पहले मैं तेरे लिए क्या था? टाइजन से मैं भी एक बुक कर जिसको बस खाने की पड़ी हुई थी। एंड तुम जरा देखना भाई इसके अंदर बियोंग ज्यादा छोटा है, टाइजन कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। फिर जो भी अभी के लिए बियोंग काफी खुश हो रहा होता है कि मुझे क्या ही एक अनग्रेटफुल यंग डिसाइपल मिल गया। देन वो उससे बोलता है कि अब तो इतना कैपेबल तो हो गया कि गोल्डली रिवर ब्रेकर की फर्स्ट फॉर्म को तू परफॉर्म कर पाए, बट अभी तुझे उस पर पॉलिश करना बाकी है, बिकॉज अभी तू फ्लोइंग वाटर ब्रेकर की परफेक्शन से भी बहुत दूर है। जो उनका टाइजन से बाव करते हुए वो बोलता है कि वो खुद को इम्प्रूव करता रहेगा आपसे। और तो ये बात उसको भी मालूम है कि अभी वो परफेक्शन से बहुत ज्यादा दूर है, बिकॉज बियोंग ने उस पत्थर को धूल में बदल दिया था और वो सिर्फ उसके टुकड़े टुकड़े कर पाया। इसलिए वो आगे चलकर और भी ट्रेनिंग करने वाला है, यहाँ से जाकर यहाँ पर नहीं। एंड टाइजन को नहीं मालूम कि इसके अंदर उसको कितना टाइम लगने वाला है, इसलिए वो एक बार को बियोंग से पूछता है कि मास्टर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि आपको कितना टाइम लगा था गोल्डली रिवर ब्रेकर को फुल्ली मास्टर करने में? एंड बियोंग उससे बोलता है अबाउट हाफ अ सेक्सजेनरी साइकिल। ओ माय गॉड, और ये सुनकर टाइजन और एडी दोनों के ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है, बिकॉज फुल साइकिल 60 साल का होता है एंड इसने हाफ साइकिल कंप्लीट करा है, मतलब कि 30 साल में मास्टर करा है इसने उस टेक्निक को। यानी कि इस बंदे ने एक ही मूव को 30 साल तक रिपीट करा है। भाई देख रहे हो, इसीलिए कहते हैं हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, बिकॉज मेरे अंदाजे में ये बंदा इस टाइम पर इस लेवल पर तो होगा कि इसके सामने कोई भी ना टिक पाए। फिर इसके बाद वो उससे बोलता है कि भाई अब तेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ से निकल और जाकर बाहर की फ्रेश हवा खा। और हाँ, जब भी तू यहाँ पर वापस आए ना तो मेरे लिए खाना लाना मत भूलना। जैसे उनका टाइजन उससे बोलता है कि उसे वापस आने में टाइम लग जाएगा। बियोंग आस्क क्यों, क्या तो इस एबिलिटी को बाहर भी टेस्ट करने वाला है? टाइजन सेज यस, और मैं इस टेक्निक का बिल्कुल सही यूज करूंगा। सो फाइनली टाइजन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये वीडियो भी। मजाक कर रहा हूँ यार, अभी तो पूरे 5 चैप्टर और बाकी है। खैर तो यहीं से सीन शिफ्ट होता है टाइजन के अपार्टमेंट पर, जहाँ पर टाइजन फाइनली लॉग आउट होकर अपने रूम में आ गया होता है। एंड बियोंग ने उससे बोला था ना कि जैसे जाकर बाहर की फ्रेश हवा खा, तो सारा आते साथ ही एक ही बार में पूरी हवा खींच लेता है एंड सीधा बिस्तर पर। अरे वाह, फाइनली मुझे मेरा बिस्तर मिल गया। मुझे तो लग रहा था मैं
वहाँ पर मर ही जाऊंगा। देन वो एडी से भी बोलता है कि एडी तू भी आकर लेट गया, बट एडी उसे मना कर देती बिकॉज उसने पूरा बिस्तर गंदा कर दिया। एंड अब क्योंकि टाइजन फाइनली घर आ गया और इतने वक्त से वो वहाँ पर सड़ा हुआ था, वो खाना खा रहा था, इसलिए अब बारी आती है खाने पे टूटने की, इसलिए उस पहली फुर्सत में ऑर्डर करना शुरू कर देता सब कुछ। जैसे वो फोन ऑन करता है उसको दिखाई देते हैं योंगमिन के मिस कॉल, बहुत सारे मिस कॉल, इसलिए टाइजन जल्दी से फिर योंगमिन को कॉल लगाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। जैसे योंगमिन फोन उठाता है वो सीधा रोना शुरू कर देता है कि भाई तू मेरा फोन नहीं उठा रहा था, मुझे तो लगा कहीं तू मर तो नहीं गया। अरे भाई ऐसी बात मत बोल, वो मैं बस ट्रेनिंग में बिजी था, और अब तू बता तूने मुझे क्यों कॉल करा है। जो सुनकर योंगमिन उससे बोलता है कि भाई तू इतनी जल्दी भूल गया, हमें सेंट विंटर के साथ रेड मारने जाना था। अब ये मत कहना कि तूने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की अभी तक, बिकॉज हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो साले कौन सी घटिया चाल चलने वाले। जो टाइजन ने गिरिडी स्माइल देते हुए बोलते हैं कि अरे मास्टर को आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो, आपको सच में लगा था कि मैंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की है। जो सुनकर योंगमिन हंस कि क्या मतलब तूने प्लान बना लिया है। टाइजन से अरे ऑफ कोर्स, अब आपको जो करना है वो बस इतना है कि बस बैठकर तमाशा देखिए, देखते चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ। भाई लिटरली ये फेस देखकर जो मुझे हंसी आई थी वो यही थी। खैर तो इसके बाद हम आते हैं उस साइड पर जहाँ पर रेड पड़ने वाली है। एंड टाइजन भी वहाँ पर आ गया। एंड ये जो जगह ये असल में एक अम्यूजियम थीम पार्क है, यानी पहले हुआ करता था। टाइजन एडी को बता रहा होता है पहले कोरिया का सबसे पॉपुलर थीम पार्क हुआ करता था, बट 10 साल पहले एक गेट पॉप आउट हुआ एंड पूरी जगह को तहस-नहस कर दिया। एंड तब से लेकर ये जगह अभी तक एसी की एसी पड़ी है। और तो यही अब वो थीम पार्क होने वाला है जहाँ पर वो लोग रेड मारेंगे सेंट विंटर के साथ। ये बोलती टाइजन ऊपर की ओर देखता है एंड हम देखते हैं कि ऊपर एक बहुत बड़ा रेड गेट होता है। एडी आस्क तो यही है वो A72 गेट। टाइजन उसे बताता है कि यप, और ये रिसेंटली ही डिटेक्ट हुआ है। देन हमें टाइजन के थ्रू पता चलता है कि ये असल में एक साइन गेट है। देखो मैं तुम्हें जरा ढंग से समझाता हूँ, एक होता है साइन गेट और एक होता है वो गेट जो सडनली ओपन हो जाता है अचानक से। एंड जब वो गेट ओपन होता है तो वो कब कहाँ कैसे ओपन होगा किसी को नहीं मालूम होता, बट जैसे ही ओपन होता है उसके अंदर से मॉन्स्टर्स निकलकर बाहर आ जाते हैं। बट वही साइन गेट वो इसका बिल्कुल उल्टा है, उसके ओपन होने से पहले हफ्तों पहले ही कुछ ना कुछ गड़बड़े होना शुरू हो जाती है, लाइक कुछ ना कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी जैसे भूकंप आना वगैरह वगैरह, जिससे थोड़ा हेल्प हो जाती है लोगों को प्रिपरेशन करने में। और तो जब भी ये गेट ओपन होते तो इनकी एग्जैक्ट डिटेल नहीं निकल पाती है हाल के हाल में। वो साइन गेट को जो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए जो इंटरनेशनल HQ है ना उन्होंने कुछ मशीनें डेवलप करी है जिनका नाम है डंजन ऑब्जर्वर। इससे जो ये लोग बेसिकली साइन गेट के ओपन होने से पहले ही पता लगा लेते कि उसके अंदर किस टाइप के मॉन्स्टर निकलने वाले हैं या निकल सकते हैं। एनीवेज अभी टाइजन ये सब सोच ही रहा होता है, इतना भी उसके सामने सिस्टम पॉप अप होता है जो देखते एडी शॉक्ड और टाइजन के फेस पे एक इविल सी स्माइल आ जाती है। वेल ऐसा क्या लिखा है सिस्टम के अंदर वो हमें पता चलेगा। अभी के लिए टाइजन को पीछे से कुछ आवाजें आती है, वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पर पूरे टीवी चैनल्स आ गए। टाइजन उन लोगों से घिरना नहीं चाहता, इसीलिए वो रिंग पहन लेता जो उन 3 भाइयों से मिली थी। अरे वही जो वेम्पायर वाली आग के अंदर टाइजन को मारने के लिए आए थे, जिनकी रिंग पहनकर टाइजन अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है दूसरों के लिए। एनीवेज यहीं से हम आते रेडियंट ब्रेथ के बेस कैंप पर, जहाँ पर योंगमिन को काफी टेंशन हो रही होती है टाइजन की। एंड अगले ही मोमेंट टाइजन वहाँ पर आ भी जाता है, बट क्योंकि उसने वो रिंग पहनी होती है इस चक्कर में योंगमिन पहचान नहीं पाता कि भाई तू कौन है। बट जैसे ही टाइजन रिंग उतारता है योंगमिन उसको देखकर इतना खुश होता है कि रो ही देता है। देन वो सीधा खुशी के मारे भागते हुए टाइजन को गले लगाने के लिए जा रहा होता है, भाई टाइजन साइड को हट जाता है एंड योंगमिन बेचारे का फेस जमीन पर रखा जाता है। अरे भाई जिसके बाद योंगमिन भी लेकर सारा में तो वो सबसे गले मिलने आ रहा था, बिकॉज मैंने तो काफी वक्त से नहीं देखा, खुशी मिल रही थी तो ये देखकर यहाँ पर टाइजन से मना कर देगा कि ना मुझे गले मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद योंगमिन उठता है और वो देखता है कि टाइजन पहले से काफी अलग लग रहा है और तो काफी टफ भी, इसीलिए वो टाइजन से पूछता है एंड टाइजन उसे बताता है अरे कुछ नहीं, वो बस मैंने थोड़ी ट्रेनिंग करी और कुछ नहीं। देन इसके बाद टाइजन उसको रेड की प्लानिंग के बारे में पूछता है। योंगमिन उसे बताता है कि इंटरनेशनल HQ ने पता लगाया कि गेट को ओपन होने में अभी 17 घंटे बाकी है एंड उसके अंदर से जो मॉन्स्टर्स निकल कर आएंगे वो होंगे वेरोसिन जायंट। आगे योंगमिन उसे बताता है कि भाई मुझे ये जो रेड है ना बिल्कुल भी सिंपल नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि सेंट विंटर वालों ने कुछ ना कुछ तो ट्रैप बिछाया हुआ है हमारे लिए ताकि वो हमारे गिल्ड को बदनाम कर सके। एंड ये बात टाइजन को ऑलरेडी पता थी, कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो योंगमिन से बोलता है कि भाई अगर ऐसी बात है तो मैं सपोर्ट टीम के अंदर जा रहा हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। सुनकर योंगमिन की शक्ल बन जाती है ही भी लाइक भाई कैसे पट्टू से पाला पड़ा है मेरा। फिर तो इसके बाद हम आते सेंट विंटर के बेस कैंप पर, जहाँ पर ये दोनों हरामखोर अपनी प्लानिंग की बातें कर रहे होते हैं। जिन सर जी को बता रहा होता है कि हम लोग टाइजन के साथ एंटर करने वाले हैं, जो सुनकर सर जी काफी खुश होता है। तभी जिन उसको बताता है कि एक दिक्कत आ गई है यहाँ पर कि रेडियंट ब्रेथ का जो गिल्ड मास्टर है उसने बताया है कि टाइजन अब मेन फोर्स का हिस्सा नहीं है, वो सपोर्ट टीम में जा रहा है। जो सुनकर सर जी को पल्ले नहीं पड़ रहा होता है भाई टाइजन कोई कहा रे अब बेवकूफ, बट कोई ना, इससे हमारे प्लेन पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ने वाला है, वो जाएगा तो उसके अंदर तुम्हारे साथ ही ना, इसलिए जैसे हमने प्लान करा है वैसा ही करना है कि गेट के अंदर एंटर होते ही टाइजन को खत्म कर देना। तो देख रहे हो इन हरामखोरों ने ये प्लानिंग बनाकर रखी है, मुझे लगा था बस गिल्ड को बदनाम करेंगे कुछ ना कुछ कर, बट इनका असली प्लान तो टाइजन को खत्म करना है। बट क्या तुम्हें लगता है ये हरामखोरों से स्कैमर को खत्म कर पाएंगे? वेल वो तो देख कर ही पता चलेगा। अभी हम आते थोड़ी देर बाद के सीन पर और अभी गेट ओपन होने में 15 मिनट बाकी है एंड टाइजन
की वो जो सपोर्ट टीम में जाने वाली बात थी वो पूरे रिपोर्टर्स में फैल गई होती है, जो सुनकर होंग को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई आगे टाइजन करना क्या चाहता है। इसलिए वो अपने मन में अपने वो जर्नलिस्ट वाले एक्सपीरियंस के साथ बता रही होती है कि टाइजन असल में ऐसा बंदा जो जितने ज्यादा लॉसेस से बच सके उतना ज्यादा बचने का ट्राई करता है, एंड जितना फायदा मिल सके उतना फायदा लेने का ट्राई करता है। बट ये जो हरकत उसने करी है इससे उसी का घाटा होने वाला है, तो फिर बोला उसने ऐसा क्यों करा। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने कैमरामैन को अपने साथ आने को बोलती है, जो सुनकर ही कि भाई क्या करना चाह रही है, रेड स्टार्ट होने वाली है। तभी होंग से कि भाई शो का क्या ही फायदा अगर उसका स्टार उसमें ना हो तो। इसलिए फिर वो उसको लेकर निकल जाती है सपोर्ट टीम को कवर करने के लिए। देन यहीं से हम आते हैं सपोर्ट टीम पर और अभी गेट ओपन होने में 8 मिनट बाकी है। एनीवेज अभी हम आते हैं इस लड़की हाना पर, जो कि काफी नर्वस होती है और टाइजन से बोल रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि हमारा यहाँ पर होना या ना होना मैटर करता भी है। जैसे उनका टाइजन स्माइल करते उससे बोलता है कि हाँ तू जो बोल रही हो सच है, बिकॉज सपोर्ट टीम का जो पर्पस है रेड के अंदर वो बिल्कुल 0% है। जैसे उनका हाना से हाँ और वहाँ पर वो सिविलियंस भी नहीं होंगे कि हम उन्हें इमरजेंसी के टाइम पर रेस्क्यू कर पाए, और तो जो मेन फोर्स है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें सपोर्ट टीम की कोई जरूरत ही नहीं। तो मुझे काफी बुरा लग रहा है कि मैं कुछ काम नहीं आने वाली। जिसके बाद टाइजन से बोलता है कि भाई अगर ऐसी बात है ना तब भी हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि 1 in a million कोई इमरजेंसी हो जाए यहाँ पर, किसे पता, इसीलिए हमें हर एक चीज के लिए रेडी रहना होगा। जब सुनकर ये लोग भी काफी मोटिवेट होते हैं, लाइक रो ही देते हैं। वहीं टाइजन वो भी लोगों को इस तरीके से देखकर काफी खुश है। साथ ही वो ये भी समझ गया होता है कि इन लोगों को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज इनके बाल नहीं झड़े अभी तक। वेल वो ऐसा क्यों बोल रहा है, देखो हमें एक पैराग्राफ दिखाया जाता है, लाइक जो कोई भी रेडियंट ब्रेथ को ज्वाइन करता है फर्स्ट ईयर में तो वो नॉर्मल होता है, बट 5th ईयर आते ही उसका हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, एंड 10th ईयर में आते ही वो सीधा सेतामा बन जाता है। और तो टाइजन को भी नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, मे बी ब्लैक मैजिक की वजह से। एनीवेज जो भी अभी के लिए टाइजन हाना से पूछता है कि भाई तू तो बीट ईयर की एंटर है ना, तो फिर तू सपोर्ट टीम में क्या कर रही है। देन हाना उसको बताती है कि असल में उसके पास समनिंग स्किल जैसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसको यहाँ पर कर दिया गया। बट वो उसको बताती है कि जो उसकी सपोर्ट स्किल है वो उसके ऊपर काफी हार्ड वर्क कर रही है, जो टाइजन काफी इंप्रेस होता है कि भाई अगर ऐसी बात है तो तू काफी काम आने वाली है। एंड ये बात जो है हाना के पल्ले नहीं पड़ती कि वो किस चीज में काम आने वाली है, इसलिए वो टाइजन से पूछने का ट्राई करती है, बट तभी पूरी जगह शेक करना शुरू कर देती है, जो देखकर टाइजन समझ जाता है कि गेट ओपन होने वाला है। इसलिए वो इन लोगों को भी रेडी होने को बोल देता है कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। देन वो काउंटडाउन शुरू करता है 5 4 3 2 एंड 1 और गेट ओपन हो जाते हैं। बट यहाँ पर एक गेट ओपन नहीं होता बल्कि बहुत सारे ओपन हो जाते हैं, जो देखकर ये लोग भी शॉक्ड कि भाई ये क्या चीज है। तभी हम देखते हैं कि उनमें से कुछ वेरोसेंट जाइंट निकल कर आते हैं जिनकी बस एक आंख है, एंड टाइजन चिल्लाता है कि इमरजेंसी, सुपर डुपर इमरजेंसी। देन वो सपोर्ट टीम को रेडी होने को बोलता है कि मुझे सपोर्ट करना तुम लोग, एंड क्रिएट करता है अपना फायरबॉल ऑफ एवराइज। अब वक्त आ गया, माना शॉट्स कनेक्ट करे जाए। देखो टाइजन पर हम आएंगे, बट उससे पहले हम जरा वो न्यूज रिपोर्टर्स पर आते हैं, एंड इन लोगों ने भी उन गेट्स को देख लिया होता है, एंड इनके थ्रू हमें पता चलता है कि वो गेट असल में कोई साइन गेट नहीं है बल्कि प्री पोजीशन गेट है, यानी कि जिन गेट्स की पोजीशन पहले से सेट करके रख दी गई हो। मतलब कि जो साइन गेट है वो बस एक दिखावा था, मतलब जिसने भी ये गेट ओपन करे वो कुछ तो प्लानिंग बना रहा है, बिकॉज उसने साइन गेट के अंदर से डॉग्स को भेज दिया होता है, यानी कि जिस गेट के अंदर से वेरोसेन जाइंट्स निकल कर आना था उसके अंदर से वेरोसेन जाइंट्स डॉग निकल कर आ रहे हैं, वेरोसेन हाउंड डॉग, और इन सारों की भी एक ही आंख है। और तो ये देखकर उन रिपोर्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। देन वी बैक टू सपोर्ट टीम, जिनके ऊपर एक वेरोसेन जाइंट्स ने अटैक कर दिया होता है, एंड इनकी फड़ी आती है उसको देखते ही, लाइक वो अटैक कर रहा होता है इनके ऊपर और इनकी इतनी फट चुकी है कि कुछ कर ही नहीं पा रहे। वो तो एंड मोमेंट पर टाइजन आकर उनको बचा लेता, वरना ये तो गए थे। इसीलिए टाइजन उनसे बोलता है कि देखो तुम लोगों को यहाँ पर खतरा हो सकता है, तो तुम बस पीछे से मुझे सपोर्ट करो और कुछ नहीं। ये बोलते ही वो जाकर 2 और जाइंट्स से भिड़ जाता है। भाई हाना की टीम उनकी ये देखकर फटे जा रही होती है, भाई हम इतने से उन जाइंट्स का भला क्या ही बिगाड़ लेंगे। बट हाना वो नहीं डरती है, वो उनको मोटिवेट करना शुरू कर देती है, वो उन्हें समझाती है हाँ भाई ये बात सच है कि हम बहुत छोटे हैं उनके मुकाबले में, इवन अगर हम लोग मिलकर भी अटैक करते हैं ना तब भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बट हमारे पास मिस्टर टाइजन होंगे, हमारे अमेजिंग डेप्यूटी गिल्ड मास्टर, इसलिए हम सब मिलकर उनको सपोर्ट करेंगे हर हाल में। देन हम आते हैं टाइजन पर, जिसके इस टाइम पर वो मॉन्स्टर्स मारने वाले होते हैं, बट तभी हाना अपने मैजिक का यूज करती है और उनको एक बोन प्रिजन के अंदर घेर लेती है, एंड नॉट गोना लाई भाई ये चीज वर्क कर रही होती है उनके ऊपर, लाइक वो उन बोन्स को तोड़ नहीं पा रहे होते हैं, जो देखकर टाइजन भी काफी इंप्रेस होता है कि भाई इसके पास एक अमेजिंग हैक स्किल है। भाई टाइजन उसने तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि ये लोग कुछ काम में भी आने वाले, बट दे आर प्रीटी गुड, लाइक मैं क्या बोलूं इनकी स्किल्स को, पूरा बैंड बाजा बारात लेकर आ गए भाई यहाँ तो अब टाइजन को मौका मिल गया उन वेरोसेन जाइंट से एक एक करके निपटने के लिए, इसलिए फिर वो अपना फायरबॉल ऑफ एवराइज एक मॉन्स्टर के मुंह पे दे मारता है, एंड एक ही अटैक के अंदर बंदा खत्म। भाई नहीं मतलब मैं सोच रहा था ये लोग होंगे अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग, बट एक अटैक के अंदर निपट गया यार। और तो ये देखने के बाद दूसरे वाले जाइंट को उसकी टेंशन होना शुरू हो जाती है कि भाई तू ठीक तो है ना। देन यहीं से हमें थोड़ा दूर का एंगल दिखाया जाता है, क्यों, बिकॉज होंग अपने कैमरामैन के साथ ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही होती है, एंड ऑलवेज रिमेम्बर कैमरामैन नेवर डाई। तो ये सीन देखने के बाद कि टाइजन भाई उन मॉन्स्टर से निपट रहा है,
कैमरामैन होंग से काफी इंप्रेस होता है कि भाई तुझे कैसे पता था कि ये सब होने वाला है यहाँ पर। लाइक हमने कितनी अच्छी चीज रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, हम बिल्कुल सही जगह पर आ गए, सही टाइम पर, वो भी इसलिए तुझे तो खुश होना चाहिए। तभी होंग सेज कि भाई ये कुछ भी नहीं है, बस तू फिल्मिंग करता रहे और देखता जा कि क्या होने वाला है। लाइक इस बंदे को टाइजन से बहुत ज्यादा उम्मीद है, और तो जिस तरीके की सिचुएशन है वो देखकर ये समझ जाती है कि भाई ये जो वेरोसन जायंट्स है ये काफी इंटेलिजेंट है, बिकॉज ये लोग मेन गेट से स्पॉन नहीं हुए, वो बस ध्यान बटाने के लिए था। बट इसको टाइजन से इसलिए उम्मीद है बिकॉज टाइजन को ये चीज पहले से ही पता चल गई थी और इसीलिए वो यहाँ पर आ गया। एंड ये बात ये बहुत अच्छे से समझ गई है, क्योंकि वो जगह है जहाँ पर पेट्रोलिंग का कोई काम ही नहीं था, बट टाइजन तब भी यहाँ पर पेट्रोलिंग करने को आया। इसीलिए से समझ नहीं आ रहा होता कि हंटर टाइजन आखिर तो कौन सा गेम खेल रहा है, तुझे कैसे पता कि कब क्या होने वाला है। भाई हम टाइजन का देखा तो वो साला दूसरे वाले जायंट्स को मारने के लिए बेब्लेड बन गया होता है। देन हमें बताया जाता है कि आखिर टाइजन को कैसे पता चल गया कि वेरोसन जायंट्स यहाँ पर अटैक करने वाले हैं। हमें थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, शायद से ये उसी टाइम का फ्लैशबैक होगा जब स्टेटस विंडो पॉपअप हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। एनीवेज जो भी, अभी हमें पता चलता है कि टाइजन को एक नई चीज मिल गई होती है, वॉर मैप नाम की। एंड इसका काम है कि ये गेट्स के ओपन होने से पहले ही उनकी लोकेशन दे देती है, और तो मोन विकी और इसको कंबाइन करके टाइजन को पता लग जाता है कि ये असल में प्रे पोजिशन गेट है, ना कि साइन गेट। एंड उनमें से कितने और कौन से मॉन्स्टर्स निकलकर बाहर आने वाले, जो देखकर टाइजन भी खुश कि भाई अगर ऐसा चला तो फिर तो मुझे हर गेट की डिटेल उसके आने से पहले ही पता चल जाएगी। इवन जो दुनिया की सबसे खतरनाक डंजन है, मुझे अब उनकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं उनके अंदर भी रेड मार सकता हूँ। एंड ये बोलते हुए हमें वो डंजन दिखाए भी जा रहे होते हैं, लाइक 4 डंजन दिखाए हमें। एंड ये है 10 लेबिरिंथ डंजन, जो कि वर्ल्ड के मोस्ट डिफिकल्ट डंजन के अंदर आते हैं। और अब हमें पता चलता है कि असल में वॉर मैप टाइजन को कहाँ से मिला। टाइजन को असल में वो जो गोडली रिवर ब्रेक का टेक्निक सीखने पर क्वेस्ट मिलने वाला था, उसके अंदर से ये उसे मिला है। इसलिए टाइजन काफी खुश है कि ये मेरा काम तो हो गया। देन हम आते वापस प्रेजेंट पर, जहाँ पर टाइजन राइजिंग ड्रैगन हॉनर स्ट्राइक का यूज करके उस मॉन्स्टर की छाती में एक बड़ा सा होल करता हुआ निकल जाता है। एंड विद दिस जितने ही वेरोसन जायंट्स इनके पास आए थे वो सब खत्म हो जाते हैं। देखकर टाइजन भी कुछ किया, फाइनली अब आ रहा है ना असली मजा। एंड होल्ड अप भाई, इस बंदे ने अपनी गर्दन को 180 डिग्री घुमा लिया है, बता है ना भाई, ये बंदा इंसान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। एनीवेज उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद टाइजन उनके अंदर से इतने बड़े बड़े माना शॉट्स निकालता है, भाई मतलब लोंडे की तो लॉटरी लग गई। अभी टाइजन इन लोगों से बोल रहा होता है कि अब बारी ये दूसरे गेट्स पर चलने की, तभी उसे जिन का कॉल आता है। एंड जिन उसे बताता है कि यहाँ पर असल में एक इमरजेंसी आ गई है, बहुत सारे वेरोसन जायंट्स मेन गेट के अंदर से निकल कर आए और अब हम पर भारी पड़ रहे हैं, इसलिए वो टाइजन को बुला रहा होता है हेल्प करने के लिए। बट टाइजन उसे अच्छे से पता है कि ये लोग कुछ ना कुछ तो खिचड़ी बना रहे हैं ये साले हराम को, इसलिए ही भी लाइक अरे वो आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी कट रही है और तुम्हें ढंग से सुन भी नहीं पा रहा बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा चल रहा है। देन वो एक डीवियस स्माइल देते हुए उससे बोलता है कि देख भाई मुझे तो तेरी आवाज नहीं आ रही है, इसलिए मेरी बात सुन के पहले मैं इस जगह को क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं घूमता हुआ तेरे पास आऊंगा। बिकॉज तुझे पता ही होगा मिस्टर लीडर की ये जो गेट है ये साइन गेट नहीं है बल्कि प्रे पोजिशन गेट है, और तो मैंने 4 वेरोसन जायंट्स को ऑलरेडी निपटा दिया है। एंड अभी 3 गेट और बचे, तो मैं उनको निपटाने के बाद तेरे पास आऊंगा, ठीक है ना? समझ रहा है ना मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब तक तो संभाल लेना मेरे भाई। ये बोलते ही वो उसका फोन काट देता है, जो देखकर इसकी तनखना शुरू हो जाती है, सारे आराम कर, तू करना क्या चाह रहा है? भाई उसकी टीम उन हाउंड डॉग्स को संभालने में वाकई में उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही होती है, और तो सारा और आते ही जा रहे हैं। एंड इसका दिमाग ऑलरेडी खराब था टाइजन की वजह से, अब इनकी वजह से और ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए फिर गुस्से में आकर अपनी स्किल का यूज करता है। एंड एक ही अटैक के अंदर जितने वेरोसन डॉग्स थे सबको काट कर रख देता है, लाइक टुकड़े टुकड़े कर दिए इन सभी के, और सारा हराम को टाइजन को बुला रहा था हेल्प करने के लिए, जबकि खुद अकेला इन सब पे भारी था, और तो इनको मारते हुए बोल रहा होता है टाइजन ली तू हमें जोकर समझ रहा है ना साढ़े, कोई ना समझ ले, तू जितना जोकर समझना है समझ ले, बट आज कुछ भी हो जाए इसी जोकर के हाथ तो तेरी मौत लिखी हुई है। देन इसके बाद हम आते थोड़ी देर बाद के सीन पर, जहाँ पर जो है सभी मॉन्स्टर्स खत्म हो गए होते हैं, एंड टाइजन भी इनके पास आ गया होता है अकेला। टाइजन आस्क भाई मेरे मेंबर्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए भाई? वो सबकी सब जिन्हें के स्माइल करते हुए उससे बोलता है तो तुझे पता नहीं है, वो हमें मैसेज मिला था ट्रांसमिशन पर तेरे मेंबर्स के थ्रू, तेरे पास के जो कुछ मेंबर्स थे वो इंजर्ड हो गए, इंक्लूडिंग गिल मास्टर योंग भी, इसलिए वो सबकी सब मलम पट्टी करवाने चले गए। अब ऐसा लग रहा है देखकर कि सब कुछ तेरे और हमारे ऊपर ही है। ये बोलते हैं इन सभी के फेस पर एक ईविल से स्माइल आ जाती है। वहीं टाइजन भी लेकर कोई बात नहीं, बहुत बुरा हुआ बट क्या ही कर सकते हैं। तभी जिन उससे एक बार और कंफर्म करता है कि भाई तुझे वाकई में वो ट्रांसमिशन पर कुछ सुनाई नहीं दिया था, लाइक तुझे बिल्कुल नहीं पता कि तेरे टीम मेंबर्स इंजर्ड हो गए थे। वो जो हाना नाम की लड़की थी ना तेरे पास, उसने हमें से मैसेज करके बताया था अर्जेंट। जो तुमने टाइजन
लाइक वो क्या है ना, मैं मॉन्स्टर्स मारने में बिजी था, मुझे पता ही नहीं चला कि वो लोग कब चले गए, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। मनी वन में चल रहा होता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है सारे आराम कर, मैंने ही तो करवाया ये सब ताकि मैं अकेला तुम सबके साथ अंदर जा सकूं सालो लूजर। तभी जिनसेस तो अब वक्त आ गया, हम चले अंदर। एंड टाइजनसेस बिल्कुल वही हम देखते ही टाइजन को इस टाइम पर एक और मैसेज पॉपअप हुआ होता है जिसमें उसे 11 होस्टी एनिमी डिटेक्ट हो गए, यानी कि अगर टाइजन इनको ना भी मारना चाहता होगा ना तब भी उसको मारना पड़ेगा। एनीवेज यहीं से सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर पर, जहाँ पर हमें वो वेरोसेन जायंट्स का बॉस दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पर अपनी नाक में उंगली दे रहा होता है। और ये सारा ऐसा बॉस है कि इसकी इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है, लाइक क्वेश्चन नो अवेलेबल। भाई ऐसा बॉस तो अपन पहली बार देख रहे हैं। साथ ही इसकी 2 आंखें होंगी, बाकी वेरोसेन जायंट्स की 1 आंख थी, मतलब कुछ तो होने वाला है दया। खैर तो अब ये लोग भी उस गेट के अंदर आ गए होते हैं। इनकी नजर पड़ती है बॉस पर जो कि इस टाइम पर सो रहा होता है, ऐसा इन्हें लग रहा है। वहीं जिन उसको समझ में नहीं आ रहा होता है अब क्या करना है, लाइक पहले टाइजन को मारना है पहले बॉस को मारना है। देन उसके दिमाग में एक बात आती है कि भाई अब हम सब गेट के अंदर आ ही गए तो टाइजन गेट के बाहर तो जा नहीं सकता, बिकॉज जब तक बॉस को ना मार दिया जाए ग्रीन गेट ओपन ही नहीं होता। और सिर्फ वही एक गेट है जिससे बाहर निकला जा सकता है, रेड गेट सिर्फ अंदर आने के लिए रहता है, उधर से कोई बाहर नहीं जा सकता वापस। और तो इनको टाइजन का भी ज्यादा कुछ पता नहीं है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं, इसलिए ही डिसाइड कि भाई पहले बॉस को निपटाते उसके बाद टाइजन को निपटाएंगे। बट तभी उसका एक मेंबर बताता है कि बॉस टाइजन कहीं गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ चला गया। आई एम प्रीटी श्योर कि एक मोमेंट पहले वो यहीं पर था पर जब दिखाई नहीं दे रही है साला कहाँ चला गया। जो देखकर उसका जो सीनियर होता है वो उसकी कॉलर पकड़ लेता है कि साले बेवकूफ तुझे बस एक काम करने को बोला गया था और तू उसे भी ढंग से नहीं कर पाया। तभी जेन उसे शांत कराते हुए उससे पूछता है कि मुझे बता तूने लास्ट टाइम टाइजन को कहाँ पर देखा था। वो उसे बताता है कि मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद कि मैंने उसको कहाँ देखा था, बट आई एम श्योर कि वो गेट के अंदर आया था, ये तो मैंने देखा था। जो सुनकर जिन अपने इनसाइड टेक्निक का यूज जमीन के ऊपर करता है ताकि वो टाइजन को डिटेक्ट कर पाए, बट उसका कोई फायदा नहीं होता है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा होता है कि टाइजन एग्जैक्ट है कहाँ पर। उसका माना तो उसको फील हो रहा होता है बट बहुत ही हल्का, जिससे उसको बस इतना कंफर्म होता है कि टाइजन यहीं पर है, बट कहाँ पर छुपा ये नहीं मालूम, बिकॉज़ उसे जो है कोई चीज छुपा रही है। जिन समझ जाता है कि वो चीज क्या है, एलिक्सर ऑफ डार्कनेस, इसलिए फिर उसको शक हो जाता है कि शायद से टाइजन को इनके प्लान का पता चल गया होगा। वही एलिक्सर ऑफ डार्कनेस सुनकर उसके मेंबर्स भी शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या मतलब उसने इस जगह पर आते एलिक्सर ऑफ डार्कनेस पी लिया, खुद को छुपा लिया उसने। ये एलिक्सर ऑफ डार्कनेस क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में ये एक तरह का पोशन है जिसको पीने के बाद इंसान गायब हो जाता है, ये बात मैं तुम्हें एडवांस में बता रहा हूँ। अभी जेन उनको बताता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पर है। लगता है कि उसको पता चल गया है कि हम लोग उसके पीछे हैं। जो सुनकर उसका टीममेट बोलता है तो मतलब अब वो हमारे पीछे पड़ गया है। जिन उसे बोलता है देख टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो बस एलिक्सर पीकर छुप गया यहीं कहीं, बट बहुत जल्द एलिक्सर का असर खत्म हो जाएगा। एंड जैसे एलिक्सर का असर खत्म होगा हम उसको दबोच लेंगे, जब तक ग्रीन गेट ओपन नहीं हो जाता, जब तक कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाला, हमें बस उसी को घेर कर रखना है। ये बोलते ये लोग रेडी हो जाते हैं सीधा बॉस को मारने के लिए। जो सुनते ही बॉस अपने पास से एक स्पेयर उठाता है एंड सीधा एक बंदे में फेंक कर दे मारता है, जो देख कर इनके भी पसीने छूट जाते कि भाई ये क्या था। भाई वो बंदा उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। ये देखकर इनको समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई ये वेरोसेन जायंट वेपन का यूज भी कर सकता है। देखो मैं तुम्हें एडवांस में बता दूं कि असल में जो वेरोसेन जायंट्स हैं वो असल में पागल हल्क की तरह है, जो वेपन का यूज नहीं करते, वो बस अपने हाथ पैरों से स्मैश करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज अपने जूनियर की मौत को देखकर सीनियर को गुस्सा आ जाता है कि ना तेरी इस हरकत के लिए तुझे माफ नहीं किया जाएगा। ये बोलते वो सीधा ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक सांड के अंदर एंड बिना लगाम के घुस जाता है सीधा बॉस के अंदर। बट गेस व्हाट, बॉस को ना जंगली सांडों को संभालना आता है, और तो सिर्फ संभालना ही नहीं आता बल्कि बहुत कुछ आता है। लाइक जो बॉस होता है उस बंदे के दोनों सींग पकड़कर उसको बीच में से चीर देता है। ओ माय गॉड भाई, जो देखकर इनके भी होश उड़ जाते हैं। वो सीधा रेडी हो जाता है इनसे फाइट करने के लिए। तुम्हें लगता है कि ये लोग इसको हैंडल भी कर पाएंगे? घंटा वो बॉस एक एक करके सबको इतना ब्रूटली मारता है भाई क्या ही बताओ। और तो बस लास्ट में एक बंदा बचता है जो कि चिल्ला रहा होता है भाई प्लीज मुझे बचा लो बॉस, मुझे बचा लो। भाई ना वो बंदा उसे नहीं छोड़ता है, वो उसके भी 2 टुकड़े कर देता है। भाई जिन उसकी फटी जा रही है देखकर कि भाई ये है क्या चीज। लाइक मैंने ऐसा वेरोसेन जायंट कभी नहीं देखा जिसके पास स्ट्रेंथ, स्पीड, इंटेलिजेंस सब है। पता नहीं इसको वेरोसेन जायंट बोलना ठीक रहेगा भी या नहीं। भाई वो वेरोसेन जायंट वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया होता है कि बैरूड जो कि घंटा दिमाग के पल्ले नहीं पड़ रही कि क्या बोल रहा है। फिर तो अभी हमें पता चलता है कि जिनके पास एक सीक्रेट स्किल है जिसके लिए ह्यूमन ब्लड की नीड होती है। एंड यहाँ पर क्योंकि हर जगह पर ब्लड ही ब्लड है तो फाइनली वो उस स्किल का यूज कर सकता है जिसका नाम है ब्लड हेवन ब्रेकर। एंड ये जो स्किल है ये असल में गिल्ड और इंटरनेशनल HQ ने बैन कर दी है बिकॉज इसके लिए ह्यूमन ब्लड लगता है, इसीलिए और कुछ नहीं। और तो साथ ही ये काफी ब्रोकन स्किल है, ऐसा ही ये बोल रहा होता है। भाई बॉस उसको घंटा समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई ये साला कौन सा हुतियापा कर रहा है, वो तो बस खड़े खड़े देख रहा होता है कि भाई ठीक है जो कर रहा है करने देते। एंड यही इसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है बिकॉज जिन अपनी स्किल को एग्जीक्यूट
करता है और एक ही अटैक के अंदर इसको फाड़ के रख देता है। वो ऐसा असल में इसको लग रहा होता है। अभी ये स्किल यूज करते हुए बंदा के दिमाग में चल रहा होता है कि भाई इसी स्किल से मैं टाइजन तुझे काटने वाला हूँ। एंड तभी वो बॉस अपनी शील्ड इसके मुंह पे दे मारता है एंड दूर उड़ा दिया इसको। साला सीधा दीवार में जाकर घुसता और भाई खत्म, अब ना कर पाने वाला ये कुछ भी। भाई वो साला बॉस वो ये करने का इतना खुश होता है कि सीधा नाचना शुरू कर देता है। एंड जिन उसके दिमाग में चल रहा होता है कि ना भाई ये इम्पॉसिबल है, एक बी टियर का मॉन्स्टर मेरी स्किल को कैसे डिफेंड कर सकता है। ओह वाह, मतलब बी टियर का मॉन्स्टर समझ रहा था ये नल्ला इसको। भाई मतलब इतने बड़े गेट के अंदर इसने सोचकर रखा था कि एक बी टियर का बॉस मिलेगा इसे। नहीं भाई इससे बड़ा नल्ला कौन हो सकता है, तुम जरा सोच भी सकते हो। भाई वो बॉस वो इसकी खिल्ली उड़ा रहा होता है अपनी लैंग्वेज में, किससे बुलेटोई भी। वेल पता नहीं क्यों बट ये लैंग्वेज मुझे समझ में आ रही है। लाइक ये बोल रहा है कि भाई तू काफी इम्प्रेसिव था बट अब तेरे मरने का टाइम आ गया है। जो देखकर इसके पसीने छूटे आते कि ना भाई मैं मरने वाला हूँ, कोई तो बचा लो यार मुझे। एंड तभी एंड मोमेंट पर टाइजन आकर उसको बचा लेता है कि ओए सारे मस्कुलर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलौने से हाथ लगाने की। बेटा वो मेरा शिकार है तो बेहतर रहेगा कि अपने गंदे हाथ उससे दूरी रखियो, इससे पहले कि मैं तेरे जो बचे हुए बाल है ना उनको भी उड़ा दूं। एंड गेस व्हाट, ये बात उसको समझ में आती है बिकॉज पर्सनल ट्रांसलेटर एक्टिवेट हो गया है। इसलिए ही भी शॉक्ड कि भाई तू हमारी लैंग्वेज कैसे बोल सकता है। टाइजन सब बोलता है कि भाई ये बात तो तुझे खुद को सोचना चाहिए ना, या फिर तेरा दिमाग इतना छोटा है कि कुछ सोच भी नहीं सकता। जो सुनकर इसको काफी मजा आता है कि क्या बात है भाई, एक फनी शिकार। देन ही आस्क कि भाई बाहर जो मेरे लोंडे मरे हुए हैं कहीं इसके पीछे तेरा हाथ तो नहीं, ये तूने किया है ना। भाई टाइजन वो कुछ आंसर नहीं कर रहा होता है बल्कि वो इसको स्कैन करने में लगा होता है। बट स्टेटस विंडो को इसको स्कैन करने में टाइम लग रहा होता है। क्यों? बिकॉज इसके पास भी स्टेटस विंडो है और वो भी टाइजन से ज्यादा बड़ा वाला 2.32 वर्जन वाला। जो देखकर टाइजन भी सरप्राइज है, उसको लग रहा था कि भाई ये कोई म्यूटेंट होगा बट इसके पास तो स्टेटस विंडो का न्यूएस्ट बिल्कुल लेटेस्ट वाला वर्जन निकला। वेल टाइजन को ऐसा क्यों लगा था कि ये जरूर म्यूटेंट होगा, उसके लिए हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर टाइजन ने एक वेरोसिन जाइंट को अपनी फायरवॉल से मार दिया था बट मरने से पहले वो बड़बड़ा रहा था रूडो। जो सुनकर टाइजन ट्रांसलेटर एक्टिवेट करता है एंड उसे समझ में आता है कि ये बोल रहा होता है कि किंग इंतजार कर रहे हैं तुम सब ह्यूमंस के मरने का, जिससे टाइजन को समझ में आ गया था कि भाई अगर इनका किंग है तो वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जब इन लोगों ने डंजन में एंटर करा था उसी वक्त टाइजन ने समझ लिया था कि भाई इन नल्लों की टेंशन को छोड़ो, जिस पर फोकस करना है वो है बॉस। और इसीलिए उसने वो एलिक्सर ऑफ डार्कनेस पी लिया था ताकि वो इन सबसे छुपकर एनालाइज कर पाए कि बॉस आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है। और हाँ हमें दिखाया जाता है कि एलिक्सर ऑफ डार्कनेस का जो असर है वो सिर्फ 8 मिनट तक रहता है और अब क्योंकि असर खत्म हो गया तो अब बारी आ गई है बॉस से भिड़ने की। यहीं से फ्लैशबैक खत्म होता है और अभी टाइजन समझ गया होता है कि वो डॉग इसको मेन गेट से भेजना और वेरोसिन जायंट्स को कहीं और ही स्पॉन करना, ये सब तेरा प्लान था है ना। आई गेस तेरा इतना भी छोटा नहीं है, I mean, ब्रेन। एनीवेज इसके बाद टाइजन सोचने लगता है कि भाई क्यूआर स्कैनर से इसकी वीकनेस का पता लगाना तो भाई इम्पॉसिबल है बिकॉज विंजन भी इसको इतना डैमेज नहीं कर पाया है कि इसकी वीकनेस कुछ नजर भी आए। वी जियोंग जिन, मुंह से विंजन निकल गया, सॉरी। आई थिंक मैं लुकिज्म में विंजन को ज्यादा मिस कर रहा हूँ। खैर तो अब इसका क्योंकि एक भी वीक पॉइंट नहीं है इसलिए अब टाइजन इससे सीधा हेड ऑन भिड़ने वाला है। टाइजन अभी थोड़ा अपनी फेंटम डेथ से उसके क्लोजअप करता है एंड क्लोजअप करते वो वेरोसिन जायंट टाइजन को 2 हिस्सों में बांट देता है, ऐसा लग रहा होता है बट ना टाइजन उससे बच गया होता है। देन वो अपनी राइजिंग ड्रैगन फ्लैश का यूज करता है बट वो बॉस उसको इजीली ब्लॉक कर लेता है और तो उसका हाथ भी पकड़ लेता है। मतलब अब टाइजन डिसएडवांटेज में बट तभी टाइजन अपनी फिस्ट फोर्स एक्स राइजिंग ड्रैगन ब्लिट्स का यूज करता है एंड सीधा उसको दूर उड़ा देता है। एंड इसके फेस के एक्सप्रेशन देखकर समझ में आ रहा है कि इसको लगी है और तो अब टाइजन इसको बिल्कुल भी मौका नहीं देने वाला अपना गार्ड अप करने का, इसलिए वो सीधा चढ़ जाता है उसके ऊपर अपनी राइजिंग ड्रैगन 10 स्ट्राइक फ्लैश को लेकर। देन लास्ट में एक राइजिंग ड्रैगन स्टेप बैक स्ट्राइक एंड फिर से उड़ा दिया बॉस को, साथ ही बॉस भी यहीं पर खत्म, ऐसा टाइजन को लग रहा होता है। एंड अगले ही मोमेंट बॉस अपना स्पेयर फेंक कर मार देता है सीधा उसमें बट लकीली टाइजन इतना फास्ट है कि उसको इजीली डॉज कर लेता है एंड ही स्माइल बिकॉज उसको फाइनली एक दमदार बॉस से भिड़ने का मौका मिल गया जिसको वो इतने अटैक करने के बाद एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाया। टाइजन को समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई अब क्या करना है बिकॉज ये जो बॉस है वो कम्प्लीटली इम्यून है ब्लड मैजिक और फिजिकल अटैक से। बट तभी टाइजन के दिमाग में एक बात हिट होती है कि इस बंदे के पास न्यूएस्ट स्टेटस विंडो है, जिसका मतलब इसके पास भी वही फंक्शंस होंगे जो मेरे पास है, यानी कि ये भी क्यूआर स्कैनर से किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकता है, इवन पर्सनल मार्केट में भी जा सकता है ये बंदा। देन टाइजन क्यूआर स्कैनर का यूज करता है उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके आर्मर के ऊपर एंड उसे पता लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है बट उतना नहीं कि जितना आर्मर है। आर्मर उसका कितना स्ट्रॉन्ग है मैं तुम्हें बताता हूँ। लाइक उसको जो बनाने वाला है उसका नाम है ब्लैक स्मिथ और उसने इसको बनाया ड्रैगन स्किन से और इस आर्मर की खासियत है कि सभी एट्रीब्यूट्स को 50% बढ़ा देगी और डैमेज को 90% रिड्यूस
कर देगी। ओ भाई साहब, इवन इसके पास एक एस टियर की स्किल तक हैगी जिसका नाम है रीजनरेशन, और वो भी ये आर्मर ही दे रहा है। जो देखकर टाइजन की शक्ल बन जाती है, साला ये क्या है भाई। और तो अब भी मैंने देखा है ये साला बंदा कैमरे को भी एक्सेस कर सकता है भाई। लिटरली मैंने तुमसे बोला था ना कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर इससे फोटो वोटो क्लिक करते हुए भी दिख जाएंगे लोग। एनीवेज अभी टाइजन का दिमाग खराब हो जाता है और वो उससे बोलता है, अबे वो साले टकले, ये आर्मर साले तूने पर्सनल मार्केट से खरीदा है ना। जो सुनकर उसके मुंह से निकल जाती है कि भाई तुझे कैसे मालूम। बट तभी वो बात बना देता है, ना ऐसी कोई बात नहीं है, बार्बेरिज्म डायमेंशन के अंदर कोई भी मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, देख ले तू चाहे तो। तभी टाइजन उससे बोलता है, देख भाई जितना पूछा जाए उतना जवाब दे, मुझे ये जानना है कि मैंने अभी अभी इस चीज का प्राइस चेक करा है एंड इसका प्राइस 1.5 मिलियन कॉइन्स है, इसलिए मुझे जानना है कि तेरे जैसे अगली मॉन्स्टर के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। साला ये तो हम ह्यूमंस के साथ बिल्कुल भी फेयर नहीं है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं ये तुझसे छीन लूं, बट क्या ही करूंगा, इतना बड़ा साइज है इसका, मैं पहन ही नहीं पाऊंगा। इसलिए ही डिसाइड कि भाई पहन नहीं सकते तो क्या हुआ, इसको खत्म तो कर सकते हैं ना। इसलिए फिर टाइजन अपने ब्लड मैजिक स्किल का यूज करता है। एंड वेट अ सेकंड, इसने ब्लड मैजिक कब सीख लिया? साला दिखाया तो नहीं गया, कम से कम दिखाई देते कि भाई टाइजन कहीं ट्रेनिंग पर गया हुआ है। एनीवेज जो भी अभी टाइजन वो ब्लड मैजिक से अपनी एक स्वॉर्ड क्रिएट करता है और उससे बोलता है, बेटा अब मैं तेरी लपक कर मारने वाला हूँ जब तक तू सारे कॉइन्स को निकाल ना दे। ये बोलते ही टाइजन उसके ऊपर सीधा अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर वो हंसते उससे बोलता है कि साले बेवकूफ ह्यूमन, तुझे वाकई में लगता है कि तू मेरे आर्मर को ब्रेक कर सकता है? घंटा बेटा, इस दुनिया में कोई ऐसा वेपन बना ही नहीं है जो इस आर्मर को ब्रेक कर पाए। ये बोलते ही दोनों की स्वॉर्ड आपस में क्लैश करती है एंड टाइजन को तभी उसके बीच में एक वीक पॉइंट मिल जाता है आर्मर का। टाइजन से इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मेरी स्वॉर्ड ब्रेक ना कर पाए। ये बोलते ही वो अपनी 500 इनर पावर का यूज करता है एंड एग्जीक्यूट करता है गोल्डली रिवर ब्रेकर फर्स्ट फॉर्म, फ्लोइंग वाटर ब्रेकर, और सीधा बॉस को चीरता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता है। देन टाइजन सेज, बेटा ये वो टेक्निक है जिससे मेरे मास्टर ने अपनी कड़ी मेहनत से बनाया है ताकि वो अपनी डेस्टिनी खुद अपने हाथों से लिख पाए। एंड विद दिस बॉस का गेम ओवर। देन यहीं से सीन शिफ्ट होता है गेट के बाहर पर, जहाँ पर सभी लोग उनके बाहर आने का वेट कर रहे होते हैं। बट तभी गेट जो है कुछ अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है, इसलिए सबके सब डिसाइड करते कि भाई जल्दी से यहाँ से निकल लेते, इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए। कैमरामैन अपने साथ होंग को चलने के लिए बोलता है, बट होंग उसे बताती कि ना ये वो नहीं है जो सब लोग समझ रहे हैं। वेल फिर ये क्या, हम देखते हैं कि रेड गेट के अंदर थिएटर एक्टिवेट हो गया होता है, लाइक पूरी मूवी को टेलीकास्ट कर रहा है। नहीं भाई मतलब ये सही है, सब लोग एंजॉय करो। फिर तो इसके अंदर जो है टाइजन फाइट करता हुआ दिखाई दे रहा होता है, बाकी लोग नहीं, इसीलिए उनको समझ नहीं आ रहा होता कि भाई बाकी कहाँ गए। बट वही होंग उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, वो सीधा अपने कैमरामैन को गेट पर फोकस करने को बोलती है, बिकॉज हमारा स्टार सिर्फ टाइजन लिए और कुछ नहीं। देन हम वापस टाइजन और एडी पर आते हैं एंड बॉस के मरने के बाद एडी बड़ी एक्शन झाड़ रही होती है कि देखा हम लोग जीत गए और ये सब खत्म। तभी टाइजन उसको चिल्लाकर बोलता है, सारी नजर मत लगा, बिकॉज उसने पहले वो बोला था ना कि पत्थर के ऊपर एक स्क्रैच नजर आ रहा है, बट देखने के पर पता चला कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था और कुछ नहीं। इसलिए टाइजन को टेंशन हो रही होती है कहीं ऐसा ना हो ये बॉस फिर से उठकर खड़ा हो जाए। एंड वो एडी को समझा रहा होता है कि देख जब तक ग्रैंड गेट ओपन ना हो जाए खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। जब एडी भी लग उफ मैं भूल गई थी। देन टाइजन उस मॉन्स्टर को चेक करता है एंड हाँ मर चुका है पूरी तरीके से, जिसके बाद टाइजन जमीन पर गिर जाता है कि ना भाई ये बंदा बहुत खतरनाक था, बट वो तो अच्छा है कि मेरे मास्टर की टेक्निक मेरे साथ थी। जो सुनकर एडी भी काफी खुश होती है कि देखा वो 2 साल तक खून पसीना बहाना बर्बाद नहीं गया। बट तभी टाइजन देखता है कि उसने जो ब्लड मैजिक का यूज करा था उसके वजह से उसका काफी ब्लड लॉस हो गया, जिसके बाद टाइजन के दिमाग पर चल रहा होता है कि भाई उसने बॉस को तो सिंगल अटैक में हरा दिया, बट उसे कोई आइडिया नहीं था कि इस चक्कर में उसकी बॉडी इतना डैमेज ले लेगी। एंड टाइजन समझ जाता है कि ना इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए उससे बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, बट अभी के लिए तो अपनी इंजरीज पे ध्यान देना है। वो अपने पास से एक पोशन निकालता है जो कि लेजेंडरी है। तभी सिस्टम पॉपअप होकर बताता है कि टाइजन ने एक इलीगल स्टेटस विंडो के यूजर को मारा है, जिसके बदले में उसको रिवाइव में मिलता है 1 पॉइंट, यानी कि वो अपने स्टेटस विंडो के किसी भी फीचर को 1 पॉइंट अपग्रेड कर सकता है, बेसिक टूल्स को, और वो भी वो जो अपग्रेड नहीं है, अपग्रेड वालों को और अपग्रेड नहीं कर सकता। खैर तो अभी टाइजन को जैसे ये पता चलता है कि ये एक इलीगल यूजर था, टाइजन एडी पे भड़कने लगता है कि पिछली बार की तरह तूने इस बार रिपोर्ट क्यों नहीं करी, तेरे वजह से मेरे हाथों से पैसे निकल गए। तो सुनते ही एडी के पसीने छूटने लगता है। शी भी लाइक वो क्या है, मुझे पता नहीं था कि वो एक इलीगल यूजर है। फिर वो जल्दी से वहां से बहाना बनाकर निकल लेती है, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया। जिसके बाद टाइजन का दिमाग खराब होने लगता है कि भाई ये हमेशा ऐसे ही करती है, इसके चक्कर में मेरा आज नुकसान हो गया इतना बड़ा। वेल वो ऐसा बोल रहा है बिकॉज अगर एडी रिपोर्ट कर देती इसके बारे में तो डिपार्टमेंट से कुछ लोग आते और उसको पकड़ कर ले जाते हैं, बदले में टाइजन को रिवार्ड मिलता है उसके चक्कर में। बट टाइजन ने इसको खत्म कर दिया एंड उसके बाद पता चल रहा है कि ये एक इलीगल यूजर है, मतलब कि उसको अब कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला। और तो भाई एक बात तो मुझे मानना पड़ेगी, लाइक अभी तक हमने इस मानवा के अंदर इतना खून खराबा नहीं देखा जितना कि इस बार देखा है, मतलब कि जैसे जैसे मानवा आगे बढ़ती जा रही है उतना ही मजेदार होती जा रही है। एनीवेज अभी टाइजन यही सोच रहा होता, पता नहीं एडी उससे क्या छुपा रही है, बट तभी
उसकी नजर पड़ती है टकले के ऊपर बने हुए सिंबल्स पर एंड वो देखता है कि उसकी नेक पे एक अल्फा का सिंबल बना हुआ है, जो कि टाइजन को थोड़ा तो अजीब लग रहा होता है। बट फिर उसके दिमाग में आती है कि मे भी हो सकता है कि इसने टैटू बनवाया हो, बिकॉज इसके पास भी स्टेटस विंडो है, तो हो सकता है बनवा ही लिया हो कहीं ना कहीं से। बट फिर वो देखता है यार कि ना भाई ये टैटू से कुछ ज्यादा ही लग रहा है एंड वो थोड़ा और चेक करता है इसके ऊपर। बट उससे पहले जिन उसको आवाज लगा देता है एंड वो उसको सुनाना शुरू कर देते, सारी तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने हमें ट्रैप में फंसा दिया। वहीं टाइजन उसको अब याद आता है कि अरे हाँ भाई ये बंदा भी तो यहीं पर आया था। देन वो उससे बोलता है कि सारे तू बोल रहा है, मैंने तो ये ट्रैप में फंसाया, बेटा वो तू था जो मुझे ट्रैप में फंसाना चाहता था। वेल ये सब छोड़, ये सब बात की बात है, अब भी तो ये सबसे पहले खुद का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए वरना तू मर जाएगा। बट जिन उसको एक स्माइल करते हुए बोलता है कि भाई अब कोई फायदा नहीं, बिकॉज अगर वो यहाँ से जिंदा बचकर निकल भी जाता तब भी वो इस सोट को दोबारा नहीं चला पाएगा क्योंकि उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया है। देन वो टाइजन से बोलता है कि उसके मास्टर ने उसको जितना भी कुछ सिखाया है उन सभी का वो सम्मान रखना चाहता था, I mean, करना चाहता था और वापस इवेन फ्लो गिल्ड के अंदर जाना चाहता था। बट अब देखकर लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, तो एक काम कर मुझे मार दे, मेरा जिंदा रहना अब किसी काम का नहीं। जो सुनकर टाइजन उससे बोलता है अबे साढ़े बेवकूफ, तू साढ़े इवेन फ्लो के अंदर टाइगर टियर का हंटर हुआ करता था और साला यहाँ पर तू इतना कमजोर बन गया कि अपनी आखिरी उम्मीद भी छोड़ रहा है। हाउ पैथेटिक। जो सुनकर जिमी लाइक तू कहना क्या चाहता है? टाइजन सेज कि जिसके पास भी हिम्मत होती है वो हर चीज को अपने दम पर दोबारा से शुरू करने के कैपेबल रहता है, भले ही तुम ऐसे डिसाइपल क्यों ना हो जिसने अपने मास्टर का नाम खराब कर कर भाग गया हो, तुम तब भी सब कुछ ठीक कर सकते हो। जो सुनकर ही भी लाइक हाँ बट मैं ऐसी बॉडी के साथ क्या कर सकता हूँ जो अब किसी काम की ही नहीं रही। इस टाइम पर मेरी हालत इतनी खराब है कि अगर कोई एस टीयर का हीलर भी आ जाए तो भी मुझे ठीक नहीं कर पाने वाला। तभी टाइजन उसके सामने अपना पोशन निकाल कर पीता है एंड अगले ही मोमेंट उसका जो हाथ होता है वो हील हो जाता है। जो देखते जिनकी आंखें फटी रह जाती कि भाई ये क्या था। टाइजन से देखा मैं बिल्कुल ठीक हो गया एंड बिल्कुल इसी तरीके से अगर तू भी ये पोशन को पी लेता है तो तेरे हाथ भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे एंड मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि मैं इस पोशन को तेरे साथ शेयर ना करूँ, मैं शेयर जरूर करूंगा। एंड ये बोलते हुए टाइजन के ऊपर से गोडली लाइट निकलने लगती है। व्हाट द हेल। वहीं टाइजन वो जिनको अपनी गोद में रखकर उसको पोशन पिलाने लगता है। जो सुनकर जिन आस्क कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है एंड टाइजन अपने गोडली वर्ड्स के साथ उससे बोलता है बिकॉज तेरे सारे पाप धो दिए गए, माफ कर दिया है तुझे। एंड ये बोलते हुए साला ये ऐसी शक्ल बना रहा है भाई ना ये बिल्कुल भी सूट नहीं करती इसको और ना ये बैकग्राउंड इसको सूट करता है। सारा स्कैमर है तो स्कैमर वाला बैकग्राउंड ही लगा। फिर तो इसके बाद हम जरा डंजन के बाहर का व्यू देखते हैं। ग्रीन गेट ओपन हो गया होता है यानी डंजन जो है वो ही ग्रीन हो गया। जो देखते सभी रिपोर्टर और कैमरामैन रेडी हो जाते टाइजन को रिकॉर्ड करने के लिए। बट वो देखते हैं कि गेट में से टाइजन नहीं बल्कि जिन बाहर निकल कर आ रहा है और तो वो बिल्कुल सही सलामत आया होता है, इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई अंदर तो इसकी बिल्कुल मरी हुई हालत पड़ी थी। पहली बात तो ये जिंदा बच गया, ये कैसे पॉसिबल है। वहीं कुछ को लग रहा होता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि इसके पास हीलिंग स्किल हो। एंड तभी यहाँ पर योंगमिन आ जाता है कि भाई तू ठीक तो है, तुझे इमरजेंसी केयर में जाना चाहिए। बट जिन से मना कर देता कि ना मैं ठीक हूँ। देन वो उसको थैंक्स बोलता है कि उसने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुला लिया है। एंड ऑफ कोर्स उसको घंटा समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या बोलना चाह रहा है। तभी जिन उससे बोलता है कि कुछ है जो मुझे सबको बताना है। देन वो सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक जगह पर गैदर करता है एंड सबको इस टाइम पर सिर्फ टाइजन की पड़ी हुई है कि भाई टाइजन कहाँ पर है। बट तभी जिन उनको शांत कराते हुए बोलता है कि मुझे आप सबसे पहले तो माफी मांगनी है। देन उसने जो कुछ भी किया वो सब कुछ ही एक्सेप्ट कर लेता है कि वो यहाँ पर टाइजन को मारने के लिए आए थे बट उल्टा उसी की टीम मर गई उस बॉस के चक्कर में। इसलिए फिर से माफी मांगता है इन सबसे कि इसके चक्कर में सब लोग परेशान हो गए एंड सब लोग मुसीबत में पड़ गए। देन रिपोर्टर आस्क कि भाई ऐसा आपने क्यों करा। जो सुनकर जिन उससे बोलता है कि टाइजन ने जब मेरी जान बचाई उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी सभी गलतियों को सुधारूंगा बिकॉज मेरी लाइफ ने मुझे एक और मौका दिया है। देन वो सेंट विंटर का सारा काला चिट्टा खोल कर रख देता है कि जो सेंट विंटर का जो बॉस है वो एक नंबर का घटिया इंसान है और जो सेंट विंटर है वो कोई अच्छा गिल्ड नहीं है बल्कि क्रिमिनल्स का गिल्ड है एंड उन्होंने इतने घटिया काम किए कि मुझे बोलता भी नहीं बन रहा है। आगे वो बताता है कि जो सेंट विंटर का बॉस है सर जी वो थर्ड पार्टी नेशन के साथ मिली भगत करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है एंड क्लास 1 अवेकनिंग एजेंट्स को पूरे ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करता है जिससे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ने बैन करके रखा हुआ है। जो सुनते ही सबकी आंखें फटी रह जाती है कि भाई ये क्या खोल दिया इसने, ये तो सारा ब्रेकिंग न्यूज है। वेंचिन वो ऊपर की तरफ अपना फेस करके बोलता है कि मास्टर टाइजन आप मुझे देख रहे हो ना, मैंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा ओ ग्रेट वन। और भाई कसम से मैं क्या बोले इसको, ये टाइजन को ऐसा गॉड ट्रीट करने लगा। इवन तुम टाइजन का ऊपर तो देखो भाई ये किसी मूवी से इंस्पायर है, किसी मूवी से इंस्पायर है मेरे दिमाग में है बट याद नहीं आ रही। भाई कसम से मेरी याद नहीं
सेंट विंटर पर एंड ये जो न्यूज सर्जी तक भी पहुंच गई होती है, जिसके बाद इसका दिमाग खराब हो जाता है कि जब इस साढ़े हरामखोर को सबने ठुकरा दिया था उस टाइम पर मैंने इसको पना दी थी और अब इसने मेरे साथ ही ये हरकत कर दी। उसको समझ में नहीं आ रहा होता भाई आखिर ये सब हो कैसे गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइजन ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। अरे मुन्ना ये चीज आपको अब समझ में आ रही है, उसने तो आपका प्लान बनते ही आपका स्कैम करना शुरू कर दिया था। खैर तो अभी ये सर्जी यही सबको सोच रहा होता है कि तभी इसके पीछे से मास्टर बोन की एंट्री होती है, जिन्हें देखकर ही भी शॉक्ड कि भाई तू यहाँ क्या कर रहा है। मास्टर बोन उसे बोलते हैं वो क्या है, मैं बस यहीं पर टेल रहा था तो मैं सोचा तुझसे मिलता हुआ चलूं। वैसे भी मैं किसी ऐसे बंदे की तरह जो अपने हर एक बॉडी के होल से खून बहाएगा एंड जिस स्पेसिफिक जगह पर कदम रखेगा वहीं मर जाएगा। व्हाट द हेल भाई, आप किन होलों की बात कर रहे हो जरा बताओगे ढंग से। एनीवेज ये देखकर सर्जी एक स्माइल देते हुए बोलता है कि मैं वही सोच रहा था कि आखिर ये सारा बखेड़ा हो क्यों रही है, बट अब मुझे मेरा आंसर मिल गया बिकॉज इसके पीछे साढ़े तू था। साढ़े के तू भूल गए कि हमने 30 साल पहले वो खून की कसम खाई थी कि मैं कोरिया से परमानेंटली चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा एंड एक्सचेंज में तूने वादा करा था कि तू मेरे कारनामों को पब्लिक नहीं करेगा। एंड हम बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि वो जो कसम थी ना मास्टर ने इसके कंधे के अंदर अपने खून से छेद करके खाई थी। एनीवेज अभी ये मास्टर गो से बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता कि तूने मेरे सबऑर्डिनेट को कैसे हैंडल करा, बट तेरी हिम्मत कैसे हुई साढ़े मेरे साथ ये हरकत करने की। ये बोलती वो अपने पास से गोल्डन डिजर्ट ईगल निकालता। ओ भाई साहब कतई जहर लग रही है भाई देखने में। एनीवेज अभी सर्जी मास्टर गो से बोलता है कि वो खून की कसम तेरे लिए इतनी छोटी तो नहीं हो सकती यार, और वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको तू ऐसी मजाक की तरह उड़ा दे। जिसमें मास्टर गो से बोलते कि भाई मजाक की तरह तो उसको तूने लिया है एंड ऑफ कोर्स इसको कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए मास्टर गो उसको समझाते हैं कि तुझे पता था तो डायरेक्ट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, इसीलिए फिर तूने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए उन लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया जो मुझसे जुड़े हुए। वो अपने पास से कॉन्ट्रैक्ट निकालकर उसको दिखाते हुए बोलते हैं कि तूने ना इसका मजाक बहुत पहले ही बना दिया था। एंड जेरी सर जी उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है उसके पास ये ना छूट जाता बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में उसका नाम ही नहीं है। देन मास्टर गोस को बताते कि मेरे डिसाइपल ने मुझे रिपोर्ट दी थी तेरे वो मैकेनरीज के बारे में एंड साथ ही वो जो तेरा विजियन जिन था उसने भी तेरी करप्शन को एक्सपोज कर दिया है, तो इसका मतलब वो तू था जिसने वो खून की कसम को हल्के में लिया। देखो मुझे जहाँ तक समझ में आया कि ये जो खून की कसम का ये मैटर था कि जो कोई भी कसम को तोड़ेगा उसका नाम कॉन्ट्रैक्ट में से हट जाएगा, और शायद से इसीलिए सर्जी का नाम जो है कॉन्ट्रैक्ट में से हट गया। एनीवेज ये बोलते ही मास्टर को अपने बहुत सारे बोन्स निकालते हैं एंड उसे बोलते हैं रेडी हो जा कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के लिए एंड इस बार तुझे कोई हल्का फुल्का घाव नहीं मिलने वाला, तेरी माँ बहने को होने वाली। जो सुनते ही सर्जी फायर कर देता मास्टर गो के ऊपर, बट घंटा उनको कुछ नहीं होने वाला उससे। बट मास्टर गो ने जो बोन्स का यूज करा है वो पूरे स्पाइक इसके अंदर आकर चीर देते हैं इसको एंड विद दिस ऑन द स्पॉट इसका भी गेम ओवर हो जाता है। नहीं मतलब आज वाले पार्ट में हमने कुछ ज्यादा खून खराबा नहीं देख लिया, लाइक कई सारे लोगों को मरते हुए देखा यार अपन ने, वो भी ब्रूटली। खैर तो इसके बाद मास्टर गोस्ट से बोलते हैं कि फाइनली हमारा जो कर्स रिलेशनशिप था वो यहीं पर खत्म होता है। पता नहीं क्यों तू ये समझ ही नहीं पाया कि वो खून की कसम उतना मायने थी ही नहीं कभी, बल्कि उससे बड़ी बात हम दोनों ने अपनी सोल को डेविल को बेच दिया था एंड हम दोनों ही उसके हाथों की कठपुतलियां बनकर घूम रहे थे और कुछ नहीं। बट गेस व्हाट, मैं अब वो डिमोनिक ब्लड का और कर्स्ड नहीं रहा एंड ऑल ऑफ दिस थैंक्स टू यू। ये बोलते ही मास्टर को वहां से चले आते एंड फाइनली ये आर्क खत्म हुई। ओ भाई साहब मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस मानवा के 12 चैप्टर्स कवर करूंगा। सारों अब तुम लोग तो खुश हो गए होगे कि ये भाई 1 घंटा प्लस की वीडियो देखने को मिल गई हमें, बट इसमें मेरी क्या बैंड बजी है सिर्फ मैं ही जानता हूँ और अभी तो एडिट भी करना था। एनीवेज अब जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं मानवा के बारे में बात करूंगा, देखो रियलिटी को इस जो है मैं लेकर आऊंगा, बट 1-2 महीने बाद जब मेरी हर एक वीडियो पे एटलीस्ट 10,000 व्यूज आने लगेंगे। अभी के लिए जैसे ये मानवा खत्म होगी मैं ये वाली मानवा स्टार्ट करूंगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल हार्वेस्ट डीमन लॉर्ड। और हाँ एक और बात, ये उसी ऑथर की मानवा जिसने द ग्रेटेस्ट स्टेज डेवलपर मानवा बनाई है, वही तुम्हारी लोइड फ्रंटेरा वाली। एंड अभी व्यू के पास जो आर्क चल रही है डीमन वाली आर्क, उस आर्क के अंदर जो डीमंस है ये उनका किंग है एंड क्योंकि ये उसी ऑथर की मानवा जिसने लोइड वाली मानवा को बनाया है, तो तुम समझ जाओ कि ये कितनी मजेदार होने वाली है, तुम पैनल देखकर समझ ही जाओगे। और तो एक सीक्रेट बात भी बताना तुम्हें कि इसके अंदर हमें लोइड का रियल फेस दिखाया गया है, मतलब कि जिस लोइड को तुम अब तक देखते आए हो वो बस हमें दिखाने के लिए था ताकि हम उसकी मानवा को पढ़े, बट इसके अंदर जो है उसका रियल फेस है और तुम भाई जब देखोगे तुम बोलोगे कि भाई क्वीन को इस बंदे से प्यार हुआ है, भाई लिटरली इस बंदे से। वेल ऐसा क्या है लोइड के रियल फेस के अंदर, वो तुम्हें ये मानवा पढ़कर ही पता चलेगा, जो कि मेरे कवर करूंगा तो तुम देख ही लोगे। और तो हाँ इस मानवा के बाद में एक मानवा और लेकर आऊंगा जो कि 1-2 दिन में तुम्हें मिल जाएगी एंड बिल्कुल ही न्यूएस्ट मानवा है वो, लाइक अभी उसके पास 8 चैप्टर ही आए एंड उसको पढ़ने वाले 32,000 लोग हो गए। इसलिए मैंने जब उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा भी नहीं भाई, हाफ साला वो हाफ चैप्टर के अंदर ही मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा, इतना फनी। एंड तुम लोग भी 1-2 दिन में उसको खुद देख लो
देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो कितनी फनी मानवा है। खैर तो अब मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा उसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।